Now let's start with chapter number 2. चैप्टर 2, ठीक है जी। चैप्टर 2 का हमारा नाम क्या था? सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 का नाम देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 का है कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर वाला एक ये चैप्टर है, जिन्होंने 12th क्लास में कॉमर्स की थी, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, ये चैप्टर नंबर 2 हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। मैं आपको कुछ चीजें याद दिलाता हूं। हमने पढ़ी थी यूटिलिटी अप्रोच क्या होती है, हमने 12th क्लास में पढ़ा था इनडिफरेंस कर्व अप्रोच क्या होती है, फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड, फिर हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई, और फिर पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपके जो वो 5-6 चैप्टर थे वो सारे मिलाकर एक ही यूनिट है आपके यहां पर। तो चैप्टर नंबर 2 विच आई शुड से यूनिट, उसके अंदर 3 यूनिट्स हैं। चैप्टर नंबर 2 के अंदर यूनिट 1 है हमारा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है जी। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए पहले डिस्कशन शुरू करते हैं। जब भी हम कंज्यूमर की बात करते हैं, हमारे सबसे पहले वर्ड जो हमारे सामने आएगा वो क्या आएगा? वांट, ठीक है। अब वैसे मैं आपको बता दूं हमारी सीक्वेंस कैसे चलेगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 2 होगा कंज्यूमर पे फोकस्ड, चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से फोकस किस पे होगा? प्रोड्यूसर पे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 में प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को मिलाकर हम क्या निकालेंगे? मार्केट में इक्विलिब्रियम। सो दैट्स हाउ आवर चैप्टर विल गो। चैप्टर नंबर 2 में पूरी तरह से किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले मैं बात करूं इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आप वर्ड यूज करते हो कंज्यूमर या कस्टमर, इकोनॉमिक्स में फर्क नहीं पड़ता कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क क्या है। वैसे देयर इज अ डिफरेंस। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्स की बात करोगे ना, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्टीमेट कंज्यूमर एंड द कस्टमर। कस्टमर यूजुअली हम किसको बोलते हैं? मान लो मैंने ये पर्टिकुलर पेन खरीदा, इस पेन से फर्दर मैं क्या सर्विसेज बना रहा हूं या नहीं बना रहा? यस। मैंने ये प्रोजेक्टर खरीदा, क्या इस प्रोजेक्टर को खरीदने के बाद मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूं या इससे फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस कर रहा हूं? फर्दर प्रोडक्शन ऑफ सर्विस कर रहा हूं। यही पेन जब आप खरीद रहे हो, क्या इससे कोई सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं। सो इनडायरेक्ट टैक्स में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अल्टीमेट कंज्यूमर विच इज यू एंड इंटरमीडिएट कंज्यूमर बोल लो या एक कस्टमर बोल लो विच इज मी। बट फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक्स मैं भी कंज्यूमर हूं और आप भी क्या हो? कंज्यूमर। क्योंकि यहां पर हम ये नहीं देख रहे कि मैं इसको फर्दर बेचने में यूज कर रहा हूं या नहीं, यहां पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप इसे कंज्यूम कर रहे हो या नहीं। बेसिकली जब भी हम इकोनॉमिक्स में डिमांड की बात करते हैं, हम दोनों तरह के कंज्यूमर्स को सेम लेवल पे रखते हैं। वो कंज्यूमर जो फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है और वो कंज्यूमर जो अल्टीमेट उसकी कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है जी। अब बात करते हैं सबसे पहले वांट की। व्हाट डू यू मीन बाय वांट? यहां पर एक वर्ड आएगा वांट और एक वर्ड आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा जिसका नाम है डिमांड। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन वांट और डिमांड, या दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं? वांट और वांट का दूसरा नाम होता है डिजायर। वांट या फिर डिजायर बोल लो। और डिमांड, डिमांड आप सबको पता है इकोनॉमिक्स का एक स्पेशल वर्ड होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो आज हमें कोई बोले आईफोन ने भी रिसेंटली नए आईफोन लॉन्च किए हैं, आईफोन XS लॉन्च किया है। अब किसी से भी पूछो इंडिया में क्या उसको आईफोन XS चाहिए, एज्यूमिंग कि आप उसको फ्री में दे रहे हो, एक मिनट के लिए किसी को बोलो कि मेरे पास आईफोन XS है, फ्री में ले ले, कोई भी मना करेगा? क्योंकि हर किसी को वो फोन चाहिए। उस फोन के अंदर कुछ ना कुछ फीचर्स तो होंगे। 1 लाख से ऊपर का फोन है, अगर अच्छा कैमरा होगा, अच्छा प्रोसेसर होगा, कोई ना कोई 2-4 और ऑप्शंस दे रखे होंगे, फिंगरप्रिंट स्कैनर, रेटिना स्कैनर, जो भी है, सारे फीचर्स जो भी लेटेस्ट मार्केट के अंदर वो आई बिलीव उस फोन के अंदर होंगे। ऑल्दो मैं उस फोन को ट्रैक किया नहीं मैंने। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर कोई भी पर्सन बोलो, क्या आपके अंदर आईफोन XS रखने की डिजायर है, वांट है या नहीं है? यस। आपको कोई कह दे आज फ्री में आपको BMW दे रहे हैं हम, कोई मना करेगा? नहीं करेगा। यानी कहीं ना कहीं क्या वो वांट और डिजायर है? यस। बट क्या हम BMW की आईफोन XS की डिमांड कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। पहली बात क्यों? मान लो BMW आती है 1.5 करोड़ रुपए की, पहला रीजन ये हो सकता है मैं उसे वांट तो कर रहा हूं बट मैं उसे डिमांड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए नहीं है। इन अदर वर्ड्स, एक वांट से डिमांड में आने के लिए पहला फीचर क्या चाहिए? वांट प्लस अफोर्डेबिलिटी। जब तक आप एक पर्टिकुलर चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, टिल द टाइम यू डोंट हैव द मींस टू परचेज समथिंग, दैट वांट रिमेन्स अ वांट एंड दैट डज नॉट कन्वर्ट इनटू अ डिमांड। BMW कंपनी को क्या इस चीज से लेना देना है कि इस देश में कितने लोग हैं जो BMW लेना चाहते हैं? नहीं। उसको किस चीज से लेना देना है? इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो BMW लेना चाहते हैं प्लस जो ले सकते हैं। So demand is something which is want plus the means to purchase something. अच्छा मुझे बताओ, अब मैं एग्जांपल में फिर से चेंज कर रहा हूं। मेरे को BMW
लेने की इच्छा है, वांट है, मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए भी हैं, बट मैं 1.5 करोड़ रुपए खर्च नहीं करना चाहता BMW पे, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि 1.5 करोड़ रुपए बहुत प्रोडक्टिवली खर्च किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली 1.5 करोड़ रुपए का मैं फ्लैट लेने को तैयार हूं, मैं 1.5 करोड़ रुपए की BMW लेने को तैयार नहीं हूं। अब मुझे बताओ ये वांट है या ये डिमांड है? मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया। पहले मैंने क्या बोला था, मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए हैं, बट मैं उस 1.5 करोड़ रुपए को खर्च करना नहीं चाहता। अब मुझे बताओ क्या ये अभी भी डिमांड बनी? नहीं बनी। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं आईफोन XS खरीद सकता हूं, बट मैं खरीदना नहीं चाहता, बिकॉज आई बिलीव 1 लाख जो काम OnePlus के अंदर 40,000 रुपए में हो जाता है, उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? तो उस पर्टिकुलर केस में क्या मैं आईफोन XS की डिमांड कर रहा हूं? नहीं। यानी पहली चीज तो हो गई थी वांट। डिमांड में आने के लिए पहली चीज क्या होती है? वांट। दूसरी चीज क्या होती है? अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मीन्स टू बाय समथिंग। मीन्स का मतलब क्या आप उसको खरीद सकते हो या नहीं। थर्ड चीज जो चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है? विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस। मुझे बताओ, मेरे 1 लाख रुपए के ऊपर मैं आईफोन खरीदने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है 1 लाख के अंदर मुझे उसकी वर्थ नहीं मिल रही। मुझे किसी ने बोला कि डिस्काउंट चल रहा है, 80,000 का मिल जाएगा। मैंने कहा मैं अभी भी नहीं खरीदूंगा। 80,000 पे भी मेरी डिमांड नहीं हुई। किसी ने मुझे बोला 40,000 रुपए का आईफोन एक्सेस मिल रहा है, मैंने कहा 40,000 में खरीदने को तैयार हूं। क्या अब मुझे बताओ, सेम आईफोन, क्या वांट है? यस। क्या एबिलिटी टू पे है? यस। क्या विलिंगनेस टू पे भी है? यस। यानी विलिंगनेस इज ऑलवेज टू बी कंसिडर्ड एट ए पर्टिकुलर प्राइस। विलिंगनेस अलग अलग प्राइस पे चेंज होती है, अकॉर्डिंगली विलिंगनेस टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। ध्यान देना, हमें हमेशा हमारी जो डिमांड होगी ना वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे होगी, क्योंकि हर प्राइस पे जो हमारी विलिंगनेस वाला पार्ट होता है ना वो क्या हो जाता है? चेंज। यानी अगले चैप्टर में, अगले यूनिट में आई शुड से, चैप्टर नंबर 2.2 के अंदर जब हम डिमांड पढ़ेंगे तो डिमांड के अंदर पहली चीज ही क्या पढ़ेंगे? डिमांड इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा 12th क्लास में, याद करो क्या कहते थे? जब जब प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। उसका रीजन सोच के बताओ क्यों? क्योंकि जब जो प्राइस गिरेगा, जो विलिंगनेस टू बाय है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की होती जाएगी। ठीक है जी। सो इस चैप्टर के अंदर हमें डिमांड नहीं पढ़नी। इस चैप्टर के अंदर 2.1 के अंदर हमें सिर्फ किसकी बात करनी है? वांट्स की। यानी पहले हम 1 मिनट के लिए कंसीडर करेंगे हमारे पास मनी की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हमारे पास पैसा ही पैसा है। अभी ये अज्यूम करके चलना है हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। उसके बाद मैं मनी का कंस्ट्रेंट डालूंगा और फिर हम देखेंगे कि मनी का कंस्ट्रेंट आने के बाद कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी अबाउट वांट्स। आज चैप्टर नंबर 2 के ऊपर 2.1 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है जी। सबसे पहले मीनिंग देखना है। वांट्स का मीनिंग क्या है? All desires, tastes and motives of human beings are called wants in economics. Wants may arise due to elementary or psychological causes. Elementary मतलब जो हमारे जीने के लिए नेसेसरी है, साइकोलॉजिकल मतलब जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, बट हमारी साइकोलॉजी कहती है, हमारा मन कहता है कि हमें ये चाहिए। ठीक है जी। एक चीज याद रखना, कोई भी चीज आप तभी परचेज करते हो जब आपको लगता है कि उस चीज से आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मिले या ना मिले पता नहीं, आपको अगर लगता है कि उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप उस चीज को खरीदोगे। अगर आपको लगता है उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो आप उसको कभी भी नहीं खरीदोगे। ठीक है जी। सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी हैव टू चूज बिटवीन द अर्जेंट वांट्स एंड नॉट सो अर्जेंट वांट्स। ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज। तो जब फीचर्स ऑफ वांट्स की बात करी, ध्यान से देखो, 2 फीचर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड नंबर, राइट। दूसरी चीज वांट्स डिफर इन इंटेंसिटी। ये हम चैप्टर नंबर 1 से पढ़ के आए थे। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ईच वांट इज सेटाइबल। सेटाइबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटाइबल? सेटाइबल वर्ड कहां से बना है? सेटिस्फाइड से। सो ईच वांट इज सेटाइबल का मतलब होता है एवरी वांट कैन बी सेटिस्फाइड इन इकोनॉमिक्स। आपने देखा होगा कई बार जितने भी ये धर्म के प्रवचन वगैरह चल रहे होते हैं, कथा चल रही होती है, उसके अंदर क्या बोला जाता है? इंसान की सारी इच्छाएं पैसे से पूरी नहीं हो सकती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक आपने ऐड भी देखी होगी, मास्टर कार्ड की ऐड आती है टीवी पे, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग, फॉर एवरीथिंग एल्स देयर इज मास्टर कार्ड। देखिए ऐड कभी? एक चीज तो मैं पता है, बचपन से पढ़ाया जाता है, मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी से सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती। बट इकोनॉमिक्स क्या मान के चलती है? ह्यूमन बींग्स की जो भी वांट है वो किससे सेटिस्फाई हो सकती है? इकोनॉमिक्स से सॉल्व हो सकती है। एवरी वांट इज सेटाइबल, इकोनॉमिक्स की बेसिक एजम्पशन है। इकोनॉमिक्स अगर ये मान के चले कि कुछ वांट्स ऐसी हैं
जो बाय वर्च्यू ऑफ इकोनॉमिक सेटिस्फाई नहीं हो सकती तो वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इकोनॉमिक्स हमेशा क्या मान के चलते हैं, एवरी वांट इज अटाइबल। यानी आप कथा प्रवचन में सुन लो कि दुनिया में खुशी चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो इन सबसे ऊपर उठो, वो सारी बातें सुनने की है। इकोनॉमिक्स इसको नहीं मानती। इकोनॉमिक्स कहती है अगर आपको खुशी चाहिए, इफ देयर इज अ वांट दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड, देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर इट इन इकोनॉमिक्स, राइट। आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट, वांट्स आर कॉम्पिटिटिव इन नेचर, दे कॉम्पीट विद ईच अदर फॉर सेटिस्फैक्शन। कॉम्पिटिटिव क्यों है? कॉम्पिटिटिव क्यों है? कॉम्पिटिटिव इसलिए है क्योंकि वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड। लिमिटेड रिसोर्सेज में सारी वांट्स सेटिस्फाई हो नहीं सकती, अकॉर्डिंगली वांट्स क्या करती हैं? आपस में कॉम्पीट करती हैं। याद करो वो एग्जांपल जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर दिया था, 12th क्लास खत्म हुआ, आपके पास बहुत सारी वांट्स थी, पैसा कम था, 2000 रुपए मिले थे सिर्फ घर वालों से, अब आपकी वांट्स आपस में क्या कर रही हैं? कॉम्पीट। अगर एक वांट सेटिस्फाई होगी तो दूसरी नहीं हो पाएगी। अगर आप कह रहे हो मेरे को 12th क्लास के बाद सीए करनी है, तो ऑटोमेटिकली मौज मस्ती वाली वांट क्या होगी? खत्म। दो वांट थी ना, एक तो थी कॉलेज जाएंगे, सोसाइटीज ज्वाइन करेंगे, चिल मारेंगे, नए दोस्त बनाएंगे। लोग कई लोग तो वहां जाके ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करते हैं, आर्ट सोसाइटी, फिर अलग अलग कॉलेज में जाकर ड्रामे कर रहे होते हैं। वो सड़क शो जो होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत चल रही होती हैं, सड़क के बीच में शुरू हो जाते हैं शो करना अपना। या एक तरफ तो वो लाइफ थी, या एक लाइफ ये है जो हम यहाँ इस समय बैठे हैं, सवेरे सवेरे सैटरडे का दिन है, सवेरे सवेरे उठ के आए हैं, यहाँ पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास दो वांट थी, एक वांट ये है कि हमें सीए बनना है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, दूसरा वांट ये था हमें मजा करना है। क्या ये दोनों कॉम्पिटिटिव है या नहीं है? यस। आगे देखते हैं। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होती है? वो वांट जो एक साथ चल सकती हैं। दो वांट कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, नहीं हो सकती? यस। कई बार ऐसी होती है एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरी वांट से जुड़ी होती है वो। फॉर एग्जाम्पल, इस समय मान लो आप कहते हो कि मुझे एक रजिस्टर चाहिए पढ़ने के लिए। मुझे बताओ रजिस्टर की वांट किस चीज की वांट से अटैच्ड है? अगर आप पढ़ना चाहते हो तभी तो आपको रजिस्टर चाहिए। अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते रजिस्टर का क्या करोगे? नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। यानी देयर आर मेनी वांट्स व्हिच आर कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर वांट। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल की वांट होगी या नहीं होगी? नहीं। इफ यू डोंट हैव अ वांट फॉर अ कार, यू नेचुरली डोंट हैव अ वांट फॉर पेट्रोल। सो देयर आर मेनी वांट्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? वांट्स आर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव क्या होती है? देयर आर मेनी वांट्स, अगर एक वांट सेटिस्फाई हो जाए तो दूसरी की सेटिस्फेक्शन की जरूरत ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपको प्यास लगी है, आपके सामने एक वांट है कोल्ड ड्रिंक पीने की, एक वांट है जूस पीने की। अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी ली तो क्या जूस की वांट रहेगी? नहीं। सो टू दैट एक्सटेंट दे आर अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब दो वांट कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई करती है, जिन्हें आप सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। अगर एक वांट को सेटिस्फाई कर दिया तो दूसरी वांट क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली रूल आउट हो जाएगी। वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। सब्जेक्टिव और रिलेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड सिचुएशन टू सिचुएशन। क्या आप सब लोगों के लिए लाइफ में प्रायोरिटी सेम है या नहीं है? हर नेचुरल सी बात है, फ्राइडे आता है वीकेंड बोलते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो फ्राइडे इज द वीकेंड, हमें तो पढ़ना होता है ना सैटरडे को, अदरवाइज कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले 5 दिन काम करते हैं, सैटरडे संडे चिल मारते हैं। तो फ्राइडे को हर पर्सन एक रिलैक्स मोड में होता है। शाम को 7-8 बजे जब ऑफिस से निकलते हैं तो हर बंदा एक चिल माइंड में होता है कि पूरा हफ्ता काम कर लिया, और अब उस चिल्ड माइंड में आपने वो टाइम कैसे खर्च करना है हर किसी का अलग है। कोई पर्सन क्या करेगा? इमीडिएटली ऑफिस से निकलेगा, पार्टी में जाएगा कि आज तो डांस करना है, 1 बजे तक डांस करूंगा, बिल्कुल नशे में जाऊंगा, घर होश ही ना हो, सैटरडे को याद आए कि हाँ भाई कुछ हुआ था मेरे साथ कल, पता नहीं कहां था मैं। कुछ लोग वैसे फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? बिल्कुल रिलैक्स मोड में घर जाते हैं, घर वालों के साथ बैठते हैं, मूवी देखने जाते हैं, एक अच्छा डिनर करते हैं अपने फैमिली के साथ। कुछ लोगों का ये स्टाइल होता है। कुछ लोग क्या करते हैं? फ्राइडे है, चलो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेल के आएंगे। जैसे मैंने आजकल कोशिश कर रहा हूं, पिछले 3 फ्राइडे से मैं लगातार बैडमिंटन खेलने जाता हूं शाम को। सो पूरे हफ्ते का स्ट्रेस एक वो बैडमिंटन कोर्ट में निकल जाता है कि हाँ भाई ये हो गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली आप किस वांट को सेटिस्फाई करना चाहते हो? कौन सी वांट आपको क्या सेटिस्फेक्शन दे रही है? क्या वो सब्जेक्टिव है या नहीं है? यस। एक पर्सन जो पार्टी के मूड में, आप उसको बोलोगे ना बैडमिंटन खेलने चलेगा, वो कहेगा पागल हो गया। फ्राइडे की शाम, और मैं बैडमिंटन खेलने भी रात को 9 से 10 जाता हूं क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो रात को 9 से 10 का कोड बुक करते हैं, वहां पर एक स्कूल है उसके अंदर, वहां खेलते हैं। रात को 9 से 10 जब पूरा गुड़गांव पार्टी कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? बैडमिंटन खेल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वांट्स आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव इन नेचर। आपकी कौन सी वांट आपको क्या सेटिस्फेक्शन दे रही है? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है जी। वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। पर्सन की बात कर ली, टाइम और प्लेस।
टाइम के साथ साथ आपकी वांट बदलती है या नहीं बदलती? जो आपकी सोच इस समय है एट द एज ऑफ 18 और 19, क्या 25 साल की उम्र में वही सोच होगी? नहीं। क्या 35 में वही सोच होगी? नहीं। आपकी जो वांट्स होंगी लाइफ में वो धीरे धीरे क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी अलोंग विद टाइम। टाइम का मतलब ये भी होता है दिन के अंदर, अगर आपको सवेरे सवेरे आप उठे और आपको कोई कहे कोल्ड ड्रिंक पियो, बिना ब्रश किए पियोगे? नहीं। वही अगर आप उठ चुके हो, पूरे होश में हो, शाम को पार्टी मूड में जा रहे हो, कोई उस समय आपको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करे तो ठीक लगेगी या नहीं लगेगी? यस। यानी देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर टाइम फॉर एवरी वांट टू बी सेटिस्फाइड। प्लेस टू प्लेस, प्लेस का मतलब क्या है? हर वांट का एक प्लेस होता है या नहीं होता? अभी मैं आपको कहूं चाय पियोगे, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, तो अभी बताओ इस समय मैं आपको बोलूं चाय पियोगे, आप में से कुछ लोग कहेंगे हां, कुछ लोग कहेंगे ना। अभी आपको पता है हिमाचल उत्तराखंड वगैरह के अंदर स्नोफॉल हो रही होगी, शुरू होगी होने वाली होगी। आप इमेजिन करो, आप रोहतांग पास, जो मनाली से भी कितना ऊपर जाकर है, रोहतांग पास में चारों तरफ बर्फ है और वहां पर आपको कोई चाय देता है। कभी गए हो रोहतांग पास? मनाली से ऊपर रोहतांग पास वाली जगह है, वहां पे कंटिन्यूसली बर्फ होती है, सो यू हैव टू ट्रैक, और थोड़ा ट्रैकिंग करके ऊपर जाना होता है आपको। वहां ना आपके साथ साथ चाय वाले और मैगी वाले चल रहे होते हैं। चाय वाले साथ साथ चल रहे होते हैं ऊपर, क्योंकि इनको पता होता है कि ये अभी चले हैं जोश में, अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, इनकी हालत खराब, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम हो चुका होता है, ठंड वो होती है, टेम्परेचर लगभग 2, 3, 0, माइनस ऐसे चला गया होता है कई बार तो। और हमें आदत नहीं होती उस टेम्परेचर में रहने की। हम तो चलो दिल्ली वाले हैं, हमें तो फिर भी आदत है। जो सोचो मुंबई साइड से आया जिसने ठंड कभी देखी नहीं है, उसकी तो कुल्फी जम जाएगी। उस समय वो चाय की कीमत सोचो क्या होती है। वो पर्सन आपको 50 रुपए की चाय बेचता है और आप ले लेते हो, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय मांग रही होती है कि कुछ गर्म मिल जाए किसी तरह। तो मुझे बताओ ये जो वांट है क्या वो प्लेस के हिसाब से चेंज हुई या नहीं हुई? हुई। सो वांट्स वेरी विद टाइम, विद प्लेस एंड विद पर्सन। आगे चलते हैं। सम वांट्स रिकर अगेन, वेयर सम डू नॉट रिकर अगेन अगेन। नेचुरल सी बात है, कुछ वांट्स हैं जो हम रोज सेटिस्फाई करते हैं। हम रोज सवेरे उठ के ब्रश करते हैं, आई बिलीव हम करते हैं। सो ये वांट है जो रेकरिंग नेचर की होती है। कुछ वांट ऐसी होती है जो एक बार देखो, एक मूवी एक बार देखो, दूसरी बार देखने का मन करता है नहीं। कोई एक एक्सपीरियंस लाइफ में एक बार करो, मुझे स्कूबा ड्राइविंग करनी है, एक बार करूंगा, क्या पता उसके बाद ना करूं। मेरे को अभी लास्ट ईयर तक मेरे को बड़ा शौक था। हमारे इंडिया में आपको पता है वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग स्पॉट है बीर बिलिंग के अंदर। सुना आपने? बीर बिलिंग नाम की एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, बहुत ऊपर से आप पैराग्लाइडिंग करके नीचे आते हो, आपको नीचे आने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन विंड स्पीड। और कहा जाता है वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है। हाईएस्ट अफ्रीका में या पता नहीं कहां, साउथ अमेरिका के अंदर कहीं होगी। सो मेरा मन था एक बार पैराग्लाइडिंग जरूर करनी है लाइफ में। बड़ा थ्रिलिंग लगता है, आप ऊपर से देखो, इतने ऊपर वाले पहाड़ से कोई कूद रहा है और फिर वो 20 मिनट हवा के अंदर और फिर नीचे आ रहा है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है और डर भी बहुत लगता है स्टार्टिंग में, बट एक बार आप कूदो बोर हो जाओगे हवा के अंदर। कुछ नहीं है करने के लिए 20 मिनट, आप ऐसे घूम रहे हो बस। भाई अब फिर बंदा ना उसको खुद कहता है उतार दे भाई, नीचे उतार दे, मैं बोर हो चुका हूं। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं, ये वांट ऐसी है मेरे हिसाब से लाइफ में एक बार ट्राई करने का एक्सपीरियंस है, बट जो बंदा एक बार एक्सपीरियंस ट्राई कर ले, 50% ऑफ द पीपल वुड नेवर ट्राई इट अगेन, बिकॉज इट इज अ वन टाइम एक्सपीरियंस। मुझे बताओ ये कौन सी वांट है? दिस वांट मे अराइज वंस, बट वंस यू सेटिस्फाई इट, इट मे नॉट अराइज अगेन। ठीक है जी। आपने एक मूवी देखनी है, एक बार देख ली, उसका दूसरी बार देखने का मन नहीं है, ठीक है। सम वांट्स रिकर अगेन एंड अगेन, जो एवरीडे बेसिस पे हम सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है जी। वांट्स में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम्स। एक स्टेज बाद वांट्स क्या बन जाती हैं? हैबिट्स और कस्टम्स। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने पहली बार सिगरेट ट्राई करी, उसको कुछ नहीं हुआ, बट धीरे धीरे ट्राई करी तो क्या बन गई उसकी हैबिट। और आपको पता कुछ लोग चेन स्मोकर बन जाते हैं, एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं। सो बेसिकली वो वांट से स्टार्ट हुआ था और क्या बन गया? वो हैबिट और कस्टम बन गया। ठीक है जी। वांट्स आर अफेक्टेड बाय इनकम, टेस्ट, फैशन, एडवर्टाइजमेंट एंड सोशल कस्टम। नेचुरल सी बात है, एडवर्टाइजमेंट आपकी वांट को कहीं ना कहीं इंपैक्ट करती है, तभी तो कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख लो, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जिनकी वांट कभी लाइफ में हुआ भी नहीं करती थी, जो एडवर्टाइजमेंट ने ऑटोमेटिकली क्रिएट करी है। फॉर एग्जांपल, हम अच्छा खासा पूरी जिंदगी से टूथब्रश कर रहे थे। हमारे पुरानी जनरेशन तो मंजन से काम चला लेती थी, हम थोड़ी एडवांस जनरेशन है, हमने टूथब्रश किया, ऑल ऑफ ए सडन हमें कंपनीज ने आके बोला ये टूथब्रश आपके दांत पूरी तरह साफ नहीं करते, आप लोग कोलगेट प्लस, ये बोला ना कोलगेट प्लस लो, इससे ना दांत के अंदर यहां वहां सारे कीटाणु मर जाएंगे। और उन्होंने वो एड भी ऐसे बनाते हैं जैसे 4 कीटाणु यहां बैठे हैं, आपको लगता है एड भी ऐसे ना 2 बैठे हुए हैं यहां पे आपस में बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है सच में कोई बैठा हुआ है यार, तो फिर आप वो करते हो। सिमिलरली आप मान लो एक आता है माउथ फ्रेशनर थे, पहले च्युइंगम से काम चला लेते थे, हमारे जमाने तो सेंटर फ्रेश हुआ करती थी, सेंटर फ्रेश वाज द ओनली थिंग। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, वो एक स्प्रे मिंट आती है,
स्प्रेमिंट की ऐड देखिए कभी, बी किस रेडी, मतलब लोगों को ऐसे कर रहे हैं जैसे आप बस घर से बाहर निकलो आपको रेडी रहना है, बस स्प्रेमिंट साथ में रखो। ये क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। द वे दे एडवर्टाइज इट दे क्रिएट अ डिमांड फॉर यू, यानी कैन वांट्स बी क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजमेंट, यस दैट इज द रीजन दैट दे एडवर्टाइज। दे टेल यू कि आपको ये चीज चाहिए, बार बार कहते हैं, तभी आपकी वो वांट क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती है। वांट्स आर इफेक्टेड बाय एडवर्टाइजमेंट्स, फैशन, टेस्ट, इनकम एक्सेट्रा। वांट्स अराइज फ्रॉम मल्टीपल कॉजेज सच एज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, सोशल ऑब्लिगेशन एंड इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। ये चीज तो नेचुरल सी बात है, आप किस सोसाइटी में रहते हो, किस स्टेटस में रहते हो, उस हिसाब से आपकी वांट्स अराइज होंगी या नहीं होगी। एक पर्सन जिसको किसी को कुछ फ्लॉन्ट ही नहीं करना, उसके लिए डायमंड की कोई वैल्यू नहीं है। जिस बंदे ने डायमंड को फ्लॉन्ट करना है उसी के लिए क्या है? उसकी वैल्यू है। अगर मैं आपको कह दूं यहां पर कोई पेंटिंग लगी हुई है यहां पर, और ये पेंटिंग 50 करोड़ रुपए की है, आप कहोगे होगी, मैंने क्या लेना देना। बट जो पेंटिंग लवर्स हैं, जो आर्ट लवर्स हैं, उन वो पेंटिंग देख के बता देते हैं वो पेंटिंग कितने की हो सकती है या कितने की नहीं हो सकती, बिकॉज वो पेंटिंग खरीदने की जो वांट है वो है ही किसकी? एक स्पेशलाइज क्लास ऑफ पीपल की है। ठीक है, कोई डाउट है यहां पर? चल सकते हैं, मैंने बहुत टाइम खर्च कर दिया इसके ऊपर, अब आगे चलते हैं। वांट्स 3 तरह की होती है, कौन कौन सी? नेसेसरीज, कंफर्ट्स और लग्जरीज। नाम से पता चल रहा है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेसेसरीज कौन सी हो गई? जिनके बिना काम नहीं चलता। कंफर्ट्स वो हो गई जो इनके बिना काम चलता है बट जो हमारी कंफर्टेबल लाइफ में हेल्प करती हैं। और लग्जरीज क्या होती हैं? जहां पर आप एक पर्टिकुलर चीज, आपकी वांट ऑलरेडी सेटिस्फाई कर चुकी थी बट आप ज्यादा खर्च क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कंफर्ट में भी हाई लेवल पे जाना चाहते हो, यानी आप कहीं ना कहीं सोशल रिकॉग्निशन, सोशल स्टेटस के बारे में सोच रहे हो। अच्छा, आप एक एक करके डिटेल डिस्कशन करते हैं। नेसेसरीज, नेसेसरीज को भी ना आपकी बुक ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। चेक करो कौन कौन सी। पहली है नेसेसरीज फॉर लाइफ, दूसरी है नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी, तीसरी है कन्वेंशनल नेसेसरीज। एक तरह से बात करते हैं, पहले बात करते हैं नेसेसरीज फॉर लाइफ। हम सबने सुना है नेसेसरीज फॉर लाइफ क्या होती हैं? जीने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं, क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। यही बचपन से पढ़ाया जाता है। ह्यूमन बीइंग के पास अगर ये 3 चीजें हो तो ह्यूमन बीइंग क्या कर लेगा? सर्वाइव कर लेगा। फूड, फूड का मतलब शाही पकवान या कुछ भी ऐसा जिससे पेट भर जाए, बॉडी को थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन मिल जाए, काम चल जाएगा। आपने कई बार न्यूज सुनी होगी, अर्थक्वेक आता है या कुछ आता है, एक पर्सन पर्टिकुलर 20 दिन तक मलबे के अंदर पड़ा रहा, 15 दिन के अंदर पड़ा रहा, फिर भी वो जिंदा निकला। और पता चलता है कई बार ऐसा आता है वो कुछ भी खा पी रहा था, जो भी उसको मिल रहा था वो खा रहा था, वो जी रहा था। यानी सरवाइव करने के लिए क्या जो फूड हम एवरीडे बेसिस पे खाते हैं, अलग अलग चेंज कर करके, किसी दिन पिज्जा खा रहे हैं, किसी दिन बर्गर खा रहे हैं, किसी दिन घर की रोटी भी खा लेते हैं, ये सब करते, क्या ये जरूरत है या नहीं है? नहीं, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ। नेसेसरी के लिए तो बेसिक फूड ही चाहिए होता है। क्लोथिंग, क्लोथिंग का मतलब ये जो पहन रखा है, ये क्या इसी के अंदर ही ठंड रुकेगी? नहीं, इसके बिना भी चल सकता है काम। मतलब बेसिक क्लोथिंग तो क्या चाहिए होती है? अगर मान लो एक मिनट के लिए भूल जाओगे दिल्ली में समय सर्दी है, बेसिक आपको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? 2 जोड़ी कपड़ा। किसी तरह बॉडी को ढकने के लिए आपने देखा होगा बेगर्स एक ही तरह के कपड़े में सरवाइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं। यानी नेसेसरीज फॉर लाइफ में जो कपड़े हम सबने पहने हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, क्योंकि हमें ये कपड़े नहीं चाहिए। दैट इज बेसिक नेसेसिटी, उस तरह के कपड़े। शेल्टर, शेल्टर मतलब सर के ऊपर एक छत। क्या घर होना जरूरी है? छत तो बस स्टॉप भी देता है, देता है या नहीं देता? अभी सर्दियां में, सर जैसी विंटर्स आएंगे आपने देखेंगे दिल्ली के अंदर बहुत सारे शेल्टर होम्स बनते हैं। यहां पर देखो, आप थोड़ा आगे चले जाओ, आईएसबीटी के आसपास शेल्टर होम्स टेम्परेरी बनाए जाते हैं। सिर्फ एक कवर्ड एरिया होता है जहां पर होमलेस पीपल रह सकते हैं फ्री में। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है उसके अंदर, या एनजीओस का इनिशिएटिव होता है जहां पर वो लोगों को छत देते हैं। क्या उस छत से बेसिक सर्वाइवल हो जाएगा या नहीं होगा? यस। सो नेसेसरीज फॉर लाइफ के अंदर बिल्कुल बेसिक चीजें आती हैं जो जीने के लिए, जो जिंदा रहने के लिए, जो सर्वाइव रहने करने के लिए जरूरी है, जिसमें आप बोल सकते हो बेसिक क्लोथिंग, बेसिक फूड और बेसिक शेल्टर। इसके बाद क्या आती है? नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। मुझे बताओ, आप कपड़े, हर कोई जो कपड़े पहन रहा है इस समय अलग अलग स्टाइल के पहनता है। आज वैसे सैटरडे को मैं यूजुअली कभी भी ये कपड़े पहनता नहीं, आज सैटरडे को क्योंकि सेमिनार था मैं ये पहन के आया था। आपने देखा होगा यूजुअली मैं सैटरडे को जब आता हूं मैं जीन्स में आता हूं। मैं जीन्स और टी शर्ट के अंदर आता हूं या जीन्स और शर्ट के अंदर आता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें कंफर्टेबल फील होता है। आप भी जो कपड़े पहनते हो आप उसमें कंफर्टेबल फील कर रहे हो तभी पहन के आए हो। और हमने क्या अलग अलग ओकेशन के अलग अलग कपड़े रख रखे हैं? नहीं, हमें पता है ऑफिस जाना है तो कौन से कपड़े पहनने, हमें पता है शादी में जाना है तो कौन सा कपड़े पहनने, हमें पता है अगर ट्यूशन जाना है तो हमें कौन से कपड़े पहनने हैं। इसका मतलब हम अलग ओकेजन के अलग कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग ओकेजन के अंदर अलग कपड़ों में कंफर्टेबल फील करते हैं।
हमारी एफिशिएंसी अलग अलग कपड़ों से डिटरमिन होती है। जो कपड़े हम शादी में पहन सकते हैं, क्या वही कपड़े हम जिम में पहन सकते हैं? शेरवानी पहन के करोगे ट्रेडमिल पे? ना, नहीं करोगे, नेचुरल सी बात है। सो बेसिकली ये सारे जो वांट्स हैं, आप कहो मेरे पास, मेरे को अलग अलग तरह के कपड़े चाहिए अलग अलग ओकेशन पहनने के लिए, क्या नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। इसके अंदर नेसेसरी बेसिक खत्म हो गई थी, बट आपको फॉर एफिशिएंसी आपको अलग अलग तरह के कपड़े चाहिए फॉर अलग अलग ओकेशन। लास्ट में मुझे बताओ अपना, हम फूड की बात करें, फूड के अंदर हम, आपने देखा होगा बदल बदल के खाना खाते हैं। क्या सेम तरह का खाना रोज खाते हैं? क्या सेम सब्जी रोज खाते हैं? नहीं। हमारे घर वालों ने स्टार्टिंग से हमें सब्जी अलग अलग करके अलग अलग वेजिटेबल दी है। इनफैक्ट जो नॉन वेज भी कंज्यूम करते हैं वो वेज और नॉन वेज को ढंग से कंबाइन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? हम रोज सेम सब्जी क्यों नहीं खाते? ये सिंपल सी चीज पूछ रहा हूं। बोर ना, अरे बोर नहीं होना तो एक अलग रीजन है। दूसरा रीजन क्या है कि हर फ्रूट के अंदर, हर वेजिटेबल के अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन होता है। सो टू हैव अ बैलेंस डाइट वी चेंज फूड। नाउ दिस बैलेंस डाइट की दिन में अलग अलग चीजें खानी चाहिए, एक ही तरह की चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में ये खाना चाहिए, दिन में एक फ्रूट खाना चाहिए, मिल्क पीना चाहिए। ये सब क्या है? नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। सर्वाइवल तो हम कुछ भी खा के कर लेंगे, बट हमें सर्वाइवल नहीं करना, हमें दिन में अपनी बॉडी को क्या रखना है? एक्टिव रखना है। दैट इज द रीजन हमें सजेस्ट किया जाता है कि इस समय ये खाया करो, इस समय लाइट खाया करो, इस समय हैवी खाया करो। दीज आर नेसेसरीज फॉर एफिशिएंसी। हमारे घर के अंदर हम अलग अलग रूम बनाते हैं। एक बेडरूम होता है, एक ड्राइंग रूम होता है, एक वॉशरूम होता है, एक किचन होती है। हर रूम का पर्पज अलग है। क्यों? नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। सोते समय बेडरूम में जाना है, खाते समय डाइनिंग रूम में जाना है, ये सब अलग अलग क्यों है? आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ घर क्यों चाहिए होता है, जिसे हम बोले 1 BHK। एक 1 BHK क्यों चाहिए आपको? एक रूम होना चाहिए, थोड़ा सा अटैच्ड एरिया होना चाहिए, और एक वॉशरूम, किचन बेसिक है मेरा जो चाहिए, क्योंकि हर किसी का पर्पस क्या है? अलग अलग है। आप उसी सेम रूम में जिसमें सो रहे होते हो उसमें वॉशिंग नहीं कर सकते, नेचुरल सी बात है। ठीक है, तो ये क्या आ गया? वॉशिंग नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। समझ आ गया हमें? नेसेसरीज फॉर लाइफ और नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी के अंदर लास्ट है कन्वेंशनल नेसेसरीज। कन्वेंशनल नेसेसरीज क्या होती हैं? अब अलग अलग रिलीजन में अलग अलग चीजें होती हैं। कई लोग आपने देखा होगा, सबसे पहले हिंदुइज्म की बात करें, वो माला लेके बैठ जाते हैं, उसके अंदर 108 बीड्स होते हैं। 108 होते हैं ना? 108 बीड्स में कुछ ना कुछ नाम जपते हैं। एंड देयर आर पीपल, आई पर्सनली नो, जब तक वो नहीं करते हैं उनका दिन स्टार्ट नहीं हो सकता। दे हैव टू डू इट, दे कांट, उसके बिना काम नहीं जा सकता। मुझे सोचा एक ऐसे पर्सन जिसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से, जिसके रिलीजन के हिसाब से, जिसके कस्टम के हिसाब से उसको वो रोज 108 बार पढ़ना ही पढ़ना है, क्या उसके लिए नेसेसरी होगी या नहीं होगी? यस। बट मुझे बताओ, क्या वो एक दिन ना पढ़ेगा वो मर जाएगा क्या? क्या उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी क्या? नहीं। क्या ये नेसेसरीज फॉर लाइफ है? नहीं। क्या ये नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी है? नहीं। बट ये उसके लिए नेसेसरीज है। क्यों? क्योंकि एज पर हिज बिलीफ सिस्टम, एज पर हिज रिलीजन, एज पर हिज कस्टम, इट इज रेलेवेंट। सिमिलरली आपको मान लो एक पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर प्रेयर करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर कपड़े की जरूरत है, या आपको एक पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत है। मुझे ज्यादा पता नहीं है वैसे तो कि कहां पर क्या यूज होता है। मैं हर जगह जाता हूं और मुझे हर जगह के कस्टम बहुत कम ही पता है चारों रिलीजन के। सो एक एज्यूम कर लेता हूं, मैं कॉन्वेंट स्कूल में था बचपन में, चर्च में जाया करता था। चर्च में यूजुअली थे कैरी के कैंडल। ठीक है, चर्च में बड़ा सही सिस्टम होता है, वो जूते भी नहीं उतारते, साफ सफाई के लिए उतारते हैं। अदरवाइज चर्च इज वन सच प्लेस आउट ऑफ ऑल द रिलीजियस प्लेसेस आई हैव बीन टू, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो मंदिर हो, हर जगह हमसे जूते उतरवाते हैं। चर्च वाले कहते हैं कोई नहीं, भगवान तुम्हारे जूते नहीं देख रहा, शूज में चले जाओ। सो चर्च के अंदर तरीका अलग होता है। एंड यूजुअली आई सी पीपल कैरी अ कैंडल। तो उस पर्सन के लिए क्या वो कैंडल, अगर एक पर्सन का ये मानना है कि रोज मुझे जाके जीसस के सामने कैंडल जलानी है, तो क्या वो कैंडल उसके लिए नेसेसरी है या नहीं है? यस। बट वो कौन सी नेसेसरी है? कन्वेंशनल नेसेसरीज है। राइट, आगे चल सकते हैं। अब आया कंफर्ट। कंफर्ट के अंदर क्या आ गया? नेसेसरीज तो हो गई खत्म। अब हमें क्या चाहिए कंफर्ट के अंदर? हमें एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एफिशिएंसी अचीव हो गई है, अब हमें कंफर्ट, यानी हम अपनी वांट के लेवल को अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब इसका अलग अलग एग्जांपल लूं। आप कहते हो रोज घर का खाना नहीं खाया जाता, बाहर का खाना भी खाना होता है। ये बोलते हो ना कि मम्मी 5 दिन से घर का खाना खा रहा हूं, आज तो बाहर चलेंगे खाना। ये बताओ, ये नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी है या कंफर्ट है? कंफर्ट है। आप बाहर का खाना क्यों खाना चाहते हो? आप साउथ इंडियन, इटालियन, मैक्सिकन, नॉर्थ इंडियन खाना मिक्स करके क्यों खाना चाहते हो? क्योंकि वो कंफर्ट है। आप कह रहे हो रोज रोज वो चीज नहीं खाई जा सकती, अलग अलग करनी है। सिमिलरली आपके घर के अंदर बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस यूज होते हैं जिससे मैनुअल लेबर खत्म होती है। ट्रेडिशनली आपने देखा होगा कपड़े धोने होते थे तो लोग क्या करते थे? वो सोटा सा आता था उससे धोते थे। आज की डेट में क्या आई? उसके बाद क्या आई? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन भी जहां तक मुझे पता 2 तरह की होती है। एक होती है फुली ऑटोमेटिक, एक होती है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक के अंदर कुछ काम वो करती है, कुछ काम हाथ से करना पड़ता है। फुली ऑटोमेटिक में क्या होता है? पूरी तरह से वही
खुद करके देती है। सिमिलरली आज की डेट में एक तरीका है ट्रेडिशनल डिशेस को वॉश करने का हाथ से, ठीक है जी। उसके बाद आया लिक्विड सोप ताकि आपके हाथ खराब ना हो। उसके बाद आज की डेट में आपने देखा होगा डिश वॉशर आया। सो बेसिकली ये डिश वॉशर यूज करना, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज करना, एसी यूज करना, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? कंफर्ट के अंदर, बिकॉज ये आपको सर्टेन डिग्री ऑफ कंफर्ट दे रही है, जिससे आपकी वैसे एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ये आपको कंफर्ट लेवल के लिए, कंफर्टेबल लिविंग के लिए जरूरी है। लास्ट आती है लग्जरी। मुझे एक बात बताओ, गाड़ी खरीदना कंफर्ट है, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी है, या लग्जरी है? एफिशिएंसी के अंदर तो नहीं आएगी, क्योंकि एफिशिएंसी तो आप कभी अचीव कर सकते हो अगर मेट्रो से चले जाओ, ऑटो से चले जाओ, ओला से चले जाओ, उबर से चले जाओ। अब गाड़ी खरीदना डिपेंड करता है आपकी गाड़ी कौन सी खरीद रहे हो। अगर आप एक नॉर्मल गाड़ी खरीद रहे हो तो आप किस में जा रहे हो? कंफर्ट में, कि भाई मेरे पास एक नॉर्मल डिसेंट गाड़ी होनी चाहिए जिसमें सारे फीचर्स हो, ताकि कभी मुझे जब फैमिली के साथ जाना हो तो मैं उस गाड़ी के अंदर जा सकूं, दैट इज कंफर्ट। बट आपको गाड़ी चाहिए तो बीएमडब्ल्यू ही चाहिए, तो वो किस में आ जाएगी? लग्जरी। क्या बीएमडब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी कुछ एक्स्ट्रा सर्व करती है जो आपकी नॉर्मल मारुति की गाड़ी सर्व ना कर रही हो? नहीं। एक आधा एक्स्ट्रा फीचर होगा, सिक्योरिटी फीचर ज्यादा होगा, म्यूजिक सिस्टम अच्छा होगा, एसी के 2 वेंट ज्यादा होंगे, एयर बैग एक आधा ज्यादा होगा, ये सारे फीचर मैं छोड़ दूं, बट इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी क्या वो भी वही सेम सर्व करेगी? यस। सड़क तो वही है ना चलाने वाली। वो मान लो उसकी टॉप स्पीड 220 है, चला के दिखा दो इंडिया में 220 पे। कौन से हाईवे है जहां पे 220 चलेगा? 110 120 से ऊपर कोई हाईवे में जाने नहीं देते वो, और 120 तुम्हारी मारुति भी चल जाती है, नैनो भी 100 टच कर जाती है कई बार। So basically, in terms of utility, are they different? No. One is comfort, one is luxury. Whenever you talk about luxury, आप comfort से भी अगले लेवल पे चले जाते हो, जहां पर आप सोशल प्रेस्टीज के बारे में सोचने लग जाते हो, जहां पर आपकी यूटिलिटी किस चीज से डिराइव होती है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। सो लग्जरीज आर दोज वांट्स व्हिच आर सुपरफ्लस और एक्सपेंसिव। दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग। आइटम्स सच एज एक्सपेंसिव क्लोथिंग। आपने देखा होगा कई लोग डिजाइनर कपड़े पहनते हैं, देखा होगा रिसेंटली अभी प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई है, उसका अभी कल परसों ही डिस्कशन के किसी टाइम्स ऑफ इंडिया पे एक आर्टिकल आया हुआ था, उसने जो नेकलेस पहना है उसको बनाने के लिए इतना समय लगा, इतनी 1000 लेडीज ने मिलके वो नेकलेस बनाया एंड सो ऑन। मुझे बताओ उस नेकलेस को पहनने की जरूरत थी? नहीं, बट वो क्या था उसके लिए? लग्जरी। ठीक है जी। आगे, एक्सक्लूसिव मोटर कार्स, क्लासी फर्नीचर, गुड्स यूज्ड फॉर वैनिटी fall under this category. The above categorization is not rigid, as a thing which is a comfort or luxury for one person at one point of time may become a necessity for another person at some other point of time. हर बार पहली बार जो आप कोई चीज लेते हो वो क्या होती है आपके लिए? लग्जरी होती है। पहली बार स्मार्टफोन जब मिला था वो क्या थी? लग्जरी थी। अब क्या बन गया? नेसेसरी बन गया, उसके बिना काम नहीं चलता। आज मैं कह दूं कि नहीं बहुत हो गया, स्मार्टफोन ने परेशान कर रखा है, मैं सारी एप्स डिलीट करके मैं नॉर्मल फीचर फोन ले रहा हूं, क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं? नहीं। मेरे लिए आज की डेट में कंसीडरिंग जो मैं जिस तरह का एनवायरनमेंट में जी रहा हूं, मेरे लिए स्मार्टफोन क्या है? एक नेसेसरी। सो यही कह रहा है वो, एक जमाने में कोई चीज नेसेसरी होती है तो अगले एक जमाने में कोई चीज लग्जरी होती है, बट बाद में ही ओवर पीरियड ऑफ टाइम में वो क्या बन जाती है? नेसेसरी या फिर कंफर्ट। क्लियर है? अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने वांट्स का मतलब पता, वांट्स और डिमांड का फर्क पड़ा, वांट्स के फीचर्स पढ़े, वांट्स की 3 टाइप पढ़ी। 3 टाइप कौन कौन सी थी? नेसेसरी, कंफर्ट और लग्जरीज। नेसेसरीज को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेसेसरीज फॉर लाइफ, नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी, कन्वेंशनल नेसेसरी। बिल्कुल बेसिक चैप्टर स्टार्ट किया, यहां से हमारा आगे का पार्ट शुरू होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी 12th क्लास में कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा। पहले आप बताओ 12th क्लास में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी यूटिलिटी की? What is utility? When do we say that a product has a utility? When it is capable of satisfying the human needs. यानी we can define utility as the want satisfying power of a particular product. अगर कोई particular product हमारी किसी want को satisfy कर सकता है तो we say that उस particular product की क्या है? utility. पेन की utility क्यों है? क्योंकि ये हमें लिख के हमारी एक particular want को satisfy कर सकता है। कैमरे की यूटिलिटी क्यों है? क्योंकि वो एक चीज पे जो मैं बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड कर सकता है फॉरएवर। फैन की यूटिलिटी इसलिए है क्योंकि गर्मी के अंदर वो हमें हेल्प कर सकता है एंड सो ऑन। एवरीथिंग अराउंड यू हैज सम यूटिलिटी, तभी आप उसे क्या करते हैं? परचेज करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। यूटिलिटी को अब मुझे बताओ पहले, यूटिलिटी मेजर की जा सकती है या नहीं की जा सकती? यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? यहां पर 2 अलग अलग अप्रोचेस हैं, हमने जो आगे पढ़ना है। एक अप्रोच होगी कार्डिनल अप्रोच, एक होगी ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच दी है एल्फ्रेड मार्शल ने। अभी मैं फिर से बार बार इसका नाम बोलूंगा, याद हो जाएगा। एल्फ्रेड मार्शल नाम का, अच्छा चैप्टर नंबर 1 में भी एक पर्सन का नाम याद किया था। पहले बताओ चैप्टर नंबर 1 में किसका नाम याद किया था? एडम स्मिथ। पहले किसकी नाम किया था? एडम स्मिथ, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। उसने एक बुक लिखी थी कौन सी ईयर में?
1776 में बुक का नाम क्या था? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। आई गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट कि आपको बुक नहीं मिली थी तो आप रीड नहीं कर पाए होगे, रीड कर भी लेते तो आई डोंट थिंक आंसर आता, बट पढ़ना इसके बाद, ठीक है। 1776 एडम स्मिथ हम पढ़ के आए थे। अब हम दूसरा नाम क्या याद रखना है? एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल ने हमें क्या दी थी? कार्डिनल अप्रोच। वो कहता था यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, और इसकी बिल्कुल उल्टी अप्रोच दी थी ऑर्डिनल अप्रोच। किसने दी थी? हिक्स एंड एलन ने। हिक्स एंड एलन दो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कहा था एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी तो होती है बट उस यूटिलिटी को मेजर किया नहीं जा सकता। पहले बात करते हैं कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से। आज हमने सारी बात किसकी करनी है? कार्डिनल की। कार्डिनल एल्फ्रेड मार्शल जी का क्या कहना था? वो कहते थे कि कोई पर्टिकुलर चीज को अगर आप कह रहे हो मुझसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो उस सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है। यानी मैं अगर आपको बोलूं कि ये क्या आपको ये फोन अच्छा लगता है तो आप कहोगे यस देयर इज यूटिलिटी। मैं आपको पूछूं कितना अच्छा लगता है तो आप बता दोगे मुझे। एल्फ्रेड मार्शल का क्या मानना था? अगर आपको कोई अच्छा लगता है या लगती है तो आप बता दोगे कितना अच्छा लगता है या कितनी लगती है, ठीक है जी। सो ये पर्टिकुलर चीज मानना किसकी थी? एल्फ्रेड मार्शल की, दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। अब मुझे एक बार सोच के बताओ, मैं आपको एक सिंपल सिचुएशन दे रहा हूं, मुझे सोच के बताना, अपने आप आपको एल्फ्रेड मार्शल की सोच समझ आ जाएगी। एल्फ्रेड मार्शल ने एक सिंपल मॉल इमेजिन किया। आप मॉल के अंदर जाते हो, कंटिन्यूसली शोरूम्स आते हैं, शोरूम्स पर डिस्प्ले पे कोई ना कोई चीज लगा रखी होती है। वो डिस्प्ले पे क्यों लगा रखी होती है? ताकि आप उसको देखो और रुक जाओ और अंदर आ जाओ और कुछ खरीद लो, ये मेन लॉजिक होता है। तो आप एक शोरूम के अंदर जा रहे हो विद ओपन माइंड कि हाँ खरीदना है तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना तो नहीं खरीदेंगे, हम तो वेले हैं नहीं तो घूम फिर के आ जाएंगे। यूजुअली ये अलग कर रहे होते हैं। संडे को सारे लोग जो गए होते हैं वो खरीदने के लिए नहीं गए होते। कुछ लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, नया टर्म आया आजकल, सुना है? विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग मतलब हम चीजें देख के आ गए हैं, सिर्फ खरीदा कुछ नहीं हमने। सो आप वैसे ही घूम रहे थे मॉल के अंदर, आप एक पर्टिकुलर मॉल में जा रहे हो, आपने लेट से एक ड्रेस या एक शर्ट देखी। उस शर्ट को देखते ही कई बार मन कर जाता है लेने का। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर वॉच देखी, एक पर्टिकुलर हैंडबैग देखा, एक पर्टिकुलर शर्ट देखी, तो आपने उस शर्ट को देखा और आपका मन कर गया लेने का। मुझे बताओ, एक नॉर्मल कंज्यूमर की तरह जैसे ही आप एक पर्टिकुलर चीज को देखते हो और आपका मन करता है खरीदने, क्या एक पहली फिगर दिमाग में आती है या नहीं? एक पहली फिगर कि अगर ये चीज इतने तक की हुई तो मैं डन कर दूंगा। अगर ये शर्ट मुझे देख के बहुत अच्छी लगी, मुझे ब्रांड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये ब्रांड कितना महंगा है कितना सस्ता है, तो मेरे दिमाग में बीइंग अ कंज्यूमर एक पहली फिगर ट्रिगर करेगी, अगर ये शर्ट 2000 रुपए तक की हुई तो मैं इसे खरीद लूंगा। यानी जो पहली आवाज दिल से निकली वो क्या है? पहली आवाज दिल से जो निकली वो क्या है? वो मैक्सिमम मनी है जो आप देने को तैयार हो उस पर्टिकुलर शर्ट के लिए। एल्फ्रेड मार्शल कहता है यही यूटिलिटी है इसकी। एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला? वो कह रहा है यूटिलिटी को मेजर करने के लिए उसने एक टर्म बनाया यूटिल, बट यूटिल को डिफाइन करने के लिए उसने सहारा किसका लिया? मनी का। वो कह रहा है मनी इज द मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। मनी इज द measuring rod of utility. In order to measure utility, you have to take the help of the amount of money that you are willing to spend to buy a particular product. जो मैक्सिमम अमाउंट आप देने को तैयार हो, यानी आप मान के चल रहे हो कि ये शर्ट मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन दे देगी, दैट इज वाई वो शर्ट आपको 2000 रुपए की क्या देने वाली है? यूटिलिटी। अब इस सवाल को मैं चेंज कर रहा हूं। सवाल को मैं ये कह रहा हूं कि आपने शर्ट खरीदी 2000 रुपए और बाय चांस वो कितने की मिली? 2000 रुपए की निकली, तो फिट हो गया। आपने कहा अरे वाह, ये तो 2000 रुपए सोची थी और 2000 की मिल गई। आपने 2000 रुपए दिए, शर्ट लाए, पहली बार शर्ट पहनी, ये सोच के कि मैंने इतनी महंगी शर्ट पहनी है, 2000 रुपए की शर्ट पहनी है, आज मैं ऑफिस जाऊंगा, 2-3 कॉम्प्लीमेंट तो बनते हैं। 2-3 लोगों ने बोल दिया अगर शर्ट अच्छी लग रही हो तो पैसा वसूल। आपको उस दिन 2-3 क्या 5-6 लोगों ने बोल दिया कि शर्ट अच्छी लग रही है, और 5-6 लड़के नहीं थे, लड़कियां थी। पैसे वसूल या नहीं हो गया? नहीं। आपने कहा बस बढ़िया, अब तो 3 भी खर्च कर दिए होते, इसमें क्या था? चल जाता। ऑन दी अदर हैंड दूसरा केस, आपको उस दिन किसी ने नोट भी नहीं किया, उस दिन किसी ने नोट भी नहीं किया। आपने बहुत बार ऐसे ऐसे किया सबके सामने, कोई तो नोट कर ले, बट किसी ने नोट नहीं किया। उस पर्टिकुलर केस के अंदर आप घर आके सोच रहे हो अरे यार बेकार शर्ट है, इसके तो 1200 रुपए भी देने चाहिए थे। अब मेरा सवाल यहां से शुरू होता है, आपने पहली बार जब उस शर्ट को देखा था आपने क्या सोचा था? 2000। एक दिन बाद कह रहे हो इस शर्ट के तो 1200 भी देने चाहिए थे, यूटिलिटी 2000 है या 1200। इन अदर वर्ड्स, टू रीफ्रेम माय क्वेश्चन, यूटिलिटी मींस द एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन दैट यू आर थिंकिंग यू विल गेट फ्रॉम अ प्रोडक्ट, और यूटिलिटी इज द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन दैट यू गेट फ्रॉम अ प्रोडक्ट आफ्टर यूजिंग इट। क्वेश्चन समझ में आया? हिंदी में बोल दूं,
यूटिलिटी का मतलब ये है कि वो जो आपकी इच्छा थी, जो सोच थी, सोच को यूटिलिटी बोलते हैं, या जो असली में सेटिस्फेक्शन आती है उसे यूटिलिटी बोलते हैं। क्या लगता है 2000 मेरी यूटिलिटी है या 1200 मेरी यूटिलिटी है? 2000 या 1200? अब 1200 इसलिए कह रहे हैं कि हमने बचपन में पढ़ा था 12th क्लास में, यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। वांट तो सेटिस्फाई कितने की हुई है? 1200 की। बट इकोनॉमिक्स में ध्यान देना, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन मैटर नहीं करती। परचेज डिसीजन हमेशा किसके बेसिस पे होता है? एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन। सो इकोनॉमिक्स में जो यूटिलिटी की डेफिनेशन है, यूटिलिटी इज द एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, नॉट द एक्चुअल सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल सेटिस्फेक्शन कम है या ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता, उस समय परचेज डिसीजन लेते समय जो एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन है ना, उसे क्या बोला जाता है? Utility. That is why Alfred Marshall said utility is the maximum amount of money that you are willing to spend for a particular product rather than not purchasing it. मैं इसका एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लो कोई ना कोई मूवी आई, एक पर्टिकुलर मूवी अभी आई थी आमिर खान की और उसके बाद अमिताभ बच्चन की। कौन सी आई थी? थग्स ऑफ हिंदुस्तान। दो हैवी स्टार थे उसके अंदर, आमिर खान और अमिताभ बच्चन। इसके अलावा कैटरीना कैफ भी थी। ठीक है जी। तो 3 स्टार है इस मूवी के अंदर, तीनों अपनी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट अपनी टॉप पोजीशन के ऊपर है। तो उस मूवी को देखकर, कंसिडरिंग द रेपुटेशन ऑफ आमिर खान मूवी, हर किसी ने बोला हमें ये मूवी देखनी है। और जिन्होंने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी है, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में एक मूवी है, आपने सुना होगा, मैंने नहीं देखी ऑल्दो। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन के मैंने बहुत सारे फैंस देखे हैं, डाई हार्ड फैंस देखे हैं। इनफैक्ट मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का इतना फैन है, वो 10 बार देख चुका है मूवी। वो उसके सामने ना म्यूट कर दो, वो डायलॉग्स बोल देता है उस मूवी के, उसको डायलॉग्स तक याद है उस मूवी के, मुझे नहीं पता क्यों। अब पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी थीम पे थग्स ऑफ हिंदुस्तान लग रही थी। कई लोग पागल, ये मूवी तो देखनी देखनी है। आपने कहा ये मूवी तो देखनी देखनी है, पहली बात तो ये इंडियन है, आमिर खान है इसके अंदर, और दूसरी बात ये पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी थीम पे बनी है, ये मुझे देखनी देखनी है। इस मूवी की तो टिकट अगर 600 रुपए की भी मिले ना, मैं देखूंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मूवी देखी तो क्या हुआ उसके बाद? अगर मूवी मैंने देखी नहीं, देखो मेरे को फीडबैक मिला है सिर्फ, मूवी देखी तो क्या हुआ? आपने कहा क्या बनाया है, क्यों बनाया है? इस मूवी के तो मैं 100 रुपए भी ना दूं, तो मुझे बताओ यूटिलिटी 600 है या 100 है? 600 या 100? 600. The anticipated satisfaction that you were going to derive from that movie is the utility from that movie, because your purchase decision to watch that movie depended on that particular anticipated satisfaction. The actual satisfaction does not matter उसके बाद, राइट? यहां तक ठीक है। अब अगली बात करते हैं। आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। यूटिलिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जिससे जो सेटिस्फाई हमारी वांट को कर सकती है, और वो भी हम कार्डिनल अप्रोच में, मनी के टर्म्स में जब डिफाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं? एंटिसिपेटेड सेटिस्फेक्शन देखते हैं। दूसरी चीज, यूटिलिटी हर पर्सन के लिए सेम होगी, अलग अलग होगी? यूटिलिटी हर किसी के लिए अलग अलग होगी। नेचुरल बात है, जो यूटिलिटी एक सिगरेट की किसी चेन स्मोकर के लिए है, क्या वो हमारे लिए होगी? नहीं, हमने सिगरेट पी नहीं, और पिएंगे भी तो भी हम खांसेंगे उसके बाद, तो हमारे लिए क्या है? सिगरेट की कोई यूटिलिटी नहीं है। सिगरेट एक जमाना हुआ करता था, मेरे को याद है बचपन में मैंने कभी किसी को लेते देखा था, 2 रुपए की आती थी। आज की डेट में रिसेंटली मैंने चेक किया कितने की आती है, 18 से 20 रुपए की आती है, यानी उसका प्राइस 10 गुना हो चुका है पिछले 8-10 सालों के अंदर। बट उसकी कंजम्पशन अगर आप डेटा चेक करोगे तो कंजम्पशन बढ़ी है, क्योंकि उससे आने वाली यूटिलिटी, लोगों को लगता होगा 20 रुपए से ज्यादा है, तभी तो वो 20 रुपए की वो सिगरेट खरीद लेते हैं जो 5 मिनट में नहीं चलती। लोगों को लगता होगा ना उसकी यूटिलिटी जो उनको मिल रही है वो उससे ज्यादा है। यानी यूटिलिटी, जो एक पर्सन सिगरेट खरीद रहा है, क्या उसके टर्म से बहुत ज्यादा है? यस। जो नहीं कंज्यूम करता वो कहेगा पागल हो, 20 रुपए खर्च कर रहे हो उसके ऊपर। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। आप एक पर्टिकुलर चीज खरीद रहे हो, दूसरा पर्सन वो चीज नहीं खरीदेगा। आप जाओगे ट्रेड फेयर के अंदर, लोग देख रहे होंगे बढ़िया सी अच्छी ट्रेड, जो बुक्स का ट्रेड फेयर लगता है यहाँ पे प्रगति मैदान के अंदर, इंडिया का सबसे बड़ा। आप उस ट्रेड फेयर में घुसे, जिनको नॉवेल्स पढ़ने की आदत है वो नॉवेल सेक्शन में घुस जाएंगे। आप कहां घुसोगे? आप कहोगे चलो चलो देखते हैं कॉमर्स की बुक्स कौन सी आई है, नई टैक्स की बुक, इकोनॉमिक्स की बुक, ये तो हर किसी की क्या है? यूटिलिटी है। आप कहोगे नॉवल वगैरह क्या पढ़नी, चेतन भगत नॉवल लिखेगा, थोड़े दिन बाद मूवी तो बन ही जाएगी, मूवी देख लेंगे। यही होगा ना, चेतन भगत की सारी नॉवेल्स पे तो मूवी बन जाती है। लोग खर्च करते, टाइम खर्च करते हैं, हाफ गर्लफ्रेंड पूरी पढ़ते हैं, हम 3 घंटे में देखते हैं, कहते हैं बकवास मूवी है। एंड रिजल्ट सबका वही निकला, बकवास है। उसने वो 4 दिन 5 दिन नॉवल पढ़ के कंक्लूजन किया बकवास है। हमने 2-2.5 घंटे की मूवी गाने सुनने के अलावा, और मूवी बकवास में निकली तो हमने एक्टर एक्ट्रेस को देख लिया। तो कहने का मतलब है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगेन यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस। यस, वही सेम चाय वाला एग्जांपल। इस समय नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्दियां शुरू हो गई तो विंटर क्लोथ्स की डिमांड है। इज इट द सेम इन साउथ इंडिया या मुंबई या गोवा? नहीं,
मुंबई के अंदर अभी भी सेम टेम्परेचर है, तो क्या इन कपड़ों की डिमांड मुंबई में होगी? नहीं होगी। इनकी यूटिलिटी यहां पे ज्यादा है, वहां पे क्या होगी? कम। यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी अलग होती है और चेंज होती है। ठीक है जी, तो ये आ जाते हैं एक बार यहां पर मीनिंग। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर, यूटिलिटी इज द एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन बाय अ कंज्यूमर एंड सेटिस्फैक्शन इज द एक्चुअल सेटिस्फैक्शन। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, इट इज अ सब्जेक्टिव एंटिटी and varies from person to person, डिस्कस कर लिया। A commodity has different utility for the same person in different places and different time। अच्छा, लास्ट चीज है यूटिलिटी वर्सेस यूजफुलनेस। क्या यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों सेम चीजें हैं या नहीं? कैन वी से इफ समथिंग हैज यूटिलिटी इट इज ऑल्सो यूजफुल? यूजफुल का मतलब क्या होता है? देखो, जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है, अगर मैं इंग्लिश की क्लास पढ़ा रहा होता तो मैं कहता यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस दे आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर इंग्लिश की क्लास में। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज अगर आपकी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए पावर रखती है तो इट हैज यूटिलिटी। यूजफुल का मतलब क्या होता है? क्या आपकी सोशल वेलबींग, आपकी हेल्थ वेलबींग, फिजिकल वेलबींग और आपकी मेंटल वेलबींग के लिए वो चीज सही है या नहीं? मुझे बताओ, सिगरेट की यूटिलिटी है या नहीं है? है। अल्कोहल की यूटिलिटी है या नहीं है? है, तभी तो बिक रही है वो। उनकी यूजफुलनेस है या नहीं है? कोई ये कह सकता है सिगरेट पीना बहुत अच्छी बात है, इससे ये ठीक हो जाता है? कोई ऐसी स्टडी कहती है? नहीं। इनफैक्ट सिगरेट के ऊपर ही गंदे से लंग्स बने होते हैं सड़े हुए, दिखाने के लिए। नीचे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स। हर मूवी से पहले वो मुकेश आता है, हर मूवी से पहले आता है ना मुकेश। वो मुकेश बताता है वो कैसे मरा था, पूरा डिटेल में समझाता है। यानी देखा जाए, हमें पता है सिगरेट इज नॉट यूजफुल। सिगरेट के पैकेट पे लिखा है स्मोकिंग किल्स, फिर भी सिगरेट बिकती है। इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बोला जाए, सिगरेट हैज यूटिलिटी बट इट इज नॉट यूजफुल। So in economics, the word utility and word usefulness are two different things. Something may have a utility, but it may not be useful. Something may be useful, but it may not have a utility for someone. For example, milk is very useful for our body, but हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूध पिए जमाने हो गए, इंक्लूडिंग मी। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी इतना ज्यादा दूध नहीं पी पाता। My only consumption of milk is in coffee and tea. खाली दूध पिए पता नहीं कितना जमाने हो गए हैं। तो मिल्क की हमारे लिए यूजफुलनेस तो है, यूटिलिटी इसलिए नहीं है। ना जाने कब मिल्क जाके खरीदा था मैंने, मुझे याद भी नहीं है। सो बेसिकली क्या हो गया? यूटिलिटी नहीं है क्योंकि हम उसको नहीं खरीदते। ठीक है जी, आगे चलें। कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी। अच्छा, यहां पर वेरियस अप्रोचेस है, मैंने आपको पहले बता दी। दो अप्रोचेस है, कौन सी? मार्जिनल सॉरी कार्डिनल अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल की, और ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एंड एलन की। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कार्डिनल। कार्डिनल की पहली चीज क्या है? कार्डिनल अप्रोच कहती है, यहां पर अगले पेज पे आ जाओ, एजम्पशन ऑफ कार्डिनल अप्रोच। पहली चीज क्या कह रहा है? कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल मेजरेबिलिटी क्या होती है? एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनी पर्टिकुलर यूनिट इज कॉल्ड कार्डिनल अप्रोच, इज कॉल्ड कार्डिनल मेजरेबिलिटी। आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो किस टर्म्स में? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, अलग अलग टर्म्स हैं। आप वेट को कैलकुलेट कर सकते हो, यस, केजी, पाउंड, क्विंटल एंड सो ऑन। सिमिलरली आप अलग अलग चीजों को कैलकुलेट कर सकते हो। वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है, स्पीड को कैलकुलेट किया जा सकता है। देयर आर सर्टेन यार्डस्टिक्स फॉर इट। ठीक है जी। अब यूटिलिटी को अगर हमने कार्डिनल अप्रोच दे दिया, वी हैव टू गिव अ यूनिट टू इट। एल्फ्रेड मार्शल गिव अ यूनिट व्हिच इज कॉल्ड, उसने क्या नाम दिया उसको? यूटिल। अब यूटिल एक ऐसी चीज है जो आज तक हमने कभी पढ़ी नहीं। हमने किलोमीटर के बारे में पढ़ा, हमने सेंटीमीटर, हमने लीटर, किलो लीटर सबके बारे में पढ़ा, बट यूटिल के बारे में नहीं पढ़ा। तो उसने एक नया यूनिट इन्वेंट कर दिया, क्या? यूटिल। यानी उसका ये कहना था, अगर आपसे कोई आज से पूछे कि आपको पेन ने कितनी यूटिलिटी, तो आपका जवाब क्या दो? 5 यूटिल। आपको कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करे और आपको कहे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिले, तो आपका जवाब दो, क्या दो? 15 यूटिल। यानी उसने एक नया यूनिट बना दिया। अब ये यूनिट ऐसा थोड़ा मन से बना दिया, मैं और आप मिलकर कोई और नया यूनिट बनाते। हम ये कहते हैं आपको कितनी नींद आ रही है, उसका यूनिट बनाते हैं। आपको इस समय कितनी नींद आ रही है, मेरे आधे घंटे 1 घंटे के लेक्चर के बाद उसका वो बनाएंगे। और मैं काश ऐसा कोई सिस्टम हो आपके पीछे कोई मीटर लग जाए और पता लगता रहे मुझे इस बंदे को कितनी नींद आ रही है। क्योंकि बहुत लोग ना काफी अच्छा फेक करते हैं, मैंने देखा है, मैंने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखा है। देयर आर स्टूडेंट्स ऐसे शक्ल बिल्कुल स्माइलिंग बना के बैठेंगे कि समझ बिल्कुल आ रहा है, बट भाई वो बहुत सही सोते हैं, फिर पता भी नहीं चल रहा होता वो सोए होते हैं। और देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। देखो ना, एक बैक बेंचर्स ना हमेशा से बदनाम है कि जो नलायक बच्चे हैं, जो सोने वाले हैं, वो पीछे बैठते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेटजी चेंज हो चुकी है। वो कहते हैं सारा टीचर का ध्यान कहां जाएगा?
बैक बेंच वाले पे, हम फ्रंट डेस्क पे बैठेंगे, फ्रंट में ही सोएंगे। सो मैं कई बार ऐसा होता था जब पीछे वाली क्लास में हम क्लास लेते थे, मेरा सारा फोकस पीछे होता था, पता नहीं चलता था ये आगे वाला सो गया जो यहां बैठा, क्योंकि आदत है ना वहां देखने की, वहां देखने की, इधर देखने की। यहां वाला क्या होता था, वो मस्त सो रहा होता था, वो कह रहा मैं बिल्कुल सेफ हूं, यहां मुझे देख नहीं रहा कोई भी, तो सेफ। सो बेसिकली हम यूटिल, कहने की बात ये है, आप कोई मेजरेबिलिटी का इंडेक्स तब तक नहीं बना सकते जब तक आप उसका कोई यार्डस्टिक ना दो। यूटिल उसने इन्वेंट तो कर दिया, बट यूटिल का कोई ना कोई यार्डस्टिक देना पड़ेगा हमें कि यूटिल को मेजर कैसे करना पड़ेगा। इसके अंदर देखो उसने क्या बोला, यूज ऑफ मनी फॉर मेजरिंग यूटिलिटी। उसने कहा यूटिल नाम नहीं दे रहा, मैं उसको मेजर करने का यार्डस्टिक भी दे रहा हूं। उसने क्या बोला, सिंस द कंज्यूमर कैन क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस हिज यूटिलिटी, ही कैन इजीली कंपेयर डिफरेंट यूटिलिटीज एंड एक्सप्रेस व्हिच कमोडिटी गिव्स हिम ग्रेटर यूटिलिटी एंड बाय हाउ मच। द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच अ पर्सन इज प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ यूनिट रादर देन गो विदाउट इट। मतलब किसी चीज को छोड़ के आने से ज्यादा, देखा कभी बार्गेनिंग करिए, कभी सीपी में पालिका बाजार चले जाना, बार्गेनिंग बिल्कुल करनी सीख जाओगे। वहां पे बार्गेनिंग उत्तम स्तर की होती है। आप वहां घुसते हो, सबसे पहली चीज वो क्या बोलता है, सर बेल्ट ले लो, बहुत अच्छी है, प्योर लेदर है, ये है। आप बोलते हो कितने की, वो कहेगा 1500 की। यूजुअली 1500 पे बार्गेनिंग कितनी करनी चाहिए, 1500 नहीं 1200 1300 ऐसे बोलना चाहिए ना। पालिका बाजार में बार्गेनिंग पता है, वो बोलता है 1500, आप बोलते हो 300। मतलब ब्रिज देखो कितना बड़ा है, 1500 300 पे थोड़ा सा वो कम आएगा, थोड़ा सा आप बढ़ाओगे, डील डन हो जाएगी 500 600 के अंदर। दैट्स हाउ पालिका बाजार वर्क्स। मैंने तो पालिका बाजार में यही होते देखा है, बार्गेनिंग उच्चतम स्तर की होती है। अब मुझे बताओ, आपने अपने मन में पहले ही, बिफोर द प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग स्टार्टेड, आपने मन में बना लिया था कि इस बेल्ट के मैं 500 से ज्यादा नहीं दूंगा। उसने 1500 बोला, आपने सुना भी नहीं, आपने कहा छोड़ 1500 रुपए, पागल हो गए, 300 रुपए, और आपको भी पता 300 नहीं मिलने वाली। आप 600 मेंटली प्रिपेयर्ड हो, तो बेसिकली वो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर प्रिपेयर्ड टू बाय फॉर गुड रादर देन गो विदाउट इट। अगर वो 600 से नीचे ना आए, आप क्या करोगे, विल वॉक आउट, आप कहोगे छोड़ो, बहुत सारी और शॉप्स है, मैं वहां से ले लूंगा। इज द मेजर ऑफ यूटिलिटी विच यू डिराइव फ्रॉम अ पर्टिकुलर गुड। ठीक है जी, आगे चले। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब मुझे बताओ, हर चीज की यूटिलिटी होती है। अच्छा, यूटिलिटी के 3 टर्म्स होते हैं, एक होता है टोटल यूटिलिटी, एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी चलो छोड़ो, एवरेज यूटिलिटी हमारे बुक में नहीं रखी तो उसकी बात ही नहीं करते। सो बात करनी है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, आप एक पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करे जा रहे हो, हर बार जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम करने से यूटिलिटी आ रही है, इंक्रीमेंटल यूटिलिटी, वो क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, मुझे प्यास लगी है, मैंने पहला ग्लास जूस का पिया, मुझे उससे 20 यूटिलिटी मिली। अगला ग्लास पिया, प्यास थोड़ी बुझ चुकी थी, तो 18 की यूटिलिटी मिली। तीसरा पिया, पेट ऑलरेडी भर चुका था, इमीडिएटली मुझे बहुत कम मिली, 8 की यूटिलिटी मिली। और किसी ने फोर्थ ऑफर किया तो मैंने कहा नहीं, अब नहीं, अब मैं पीऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ना मेरी प्यास बुझेगी, बट उसने जबरदस्ती पिला दिया, मुझे यूटिलिटी 0 मिली उससे। और 5वां पिलाया तो क्या हुआ, 5वां आया तो क्या हुआ, जो पिछला भी था वो क्या हो गया, बाहर। यानी अभी तक की जो सेटिस्फेक्शन थी, क्या वो रिवर्स हो गई, क्या वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई, यस। तो यूटिलिटी जो इंक्रीमेंटल आ रही है, हर बार देखो वो क्या आ रही है, अलग आ रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, वो बात करते हैं। अलग यूटिलिटी जो आ रही है उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, मेरे से कोई पूछे 4 के लेवल पे, 4 जब मैं जूस पी चुका हूं, मैं एग्जांपल जूस का बोल रहा हूं, आप इमेजिन कुछ और कर सकते हो, मैं सभ्य क्लास में सभ्य एग्जांपल लेता हूं। तो मैं 4 जूस पी चुका हूं, 4 जूस का मेरी यूटिलिटी, कोई मुझसे पूछे टोटल यूटिलिटी कितनी है, मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी यूटिलिटी को ऐड करके बोलूंगा। मैं पहली यूटिलिटी में क्या बोलूंगा, पहले उससे ग्लास से कितनी आई थी 20, फिर कितनी आई 18, फिर कितनी आई 8, और अब कितनी आई 0। सो 20 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 0 मेरी कितनी हो गई, टोटल यूटिलिटी हो गई। सो बेसिकली वो चारों चीजों को ऐड करके जो आता है वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। सो इन अदर वर्ड्स, इफ आई हैव टू डिफाइन टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, अगर n यूनिट्स की बनानी है, n मतलब 4 यूनिट्स की, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4. The sum of utilities that are derived from the consumption of a particular number of units of a commodity is called the total utility of that number of commodities. Right? In other words, TUN का मतलब क्या होगा, sum of marginal utilities. क्या बोल सकते हैं, यस। अच्छा, मुझे आप बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं 2 यूनिट्स में मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 28 है और 1 यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, तो सेकंड की 2 पे टोटल यूटिलिटी 28 है, 1 पे टोटल यूटिलिटी 20 है, तो सेकंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 1। इन अदर वर्ड्स, आई हैव टू डिफाइन अ फॉर्मूला, MUN इज इक्वल टू
टोटल यूटिलिटी एट n माइनस टोटल यूटिलिटी एट n माइनस वन। n माइनस वन मतलब जो यूनिट थे 2 उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग ले लो। इन अदर वर्ड्स द डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटीज इज नथिंग बट कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसका दूसरा फॉर्मूला बताऊं अगर मैं, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी का चेंज माइनस चेंज इन क्वांटिटी। मतलब मैं आपको दे दूं टोटल यूटिलिटी 8 यूनिट्स पे 60 है, टोटल यूटिलिटी 5 यूनिट्स के ऊपर 35 है। क्या मैंने आपको स्टेप वाइज दिया? नहीं, मैंने 5 6 7 सब पे डेटा नहीं दिया, मैंने 8 पे दिया और 5 पे दिया। मैं आपको कह रहा हूं फाइंड दी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट। अब इस केस के अंदर चेंज निकालने का इकलौता तरीका क्या है? आप टोटल यूटिलिटी को देखो, 8 से 5 पे आने में कितना चेंज आया? 35 से 60 कितना आया? 25। चेंज इन टोटल यूटिलिटी कितना है? 25। और चेंज इन क्वांटिटी कितनी है? 3। सो ऑन एन एवरेज मेरे को कितनी मिली होगी यूटिलिटी? 8.1 समथिंग समथिंग। सो 8.1 मेरी क्या बन जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी। सो मार्जिनल यूटिलिटी के दो फॉर्मूले हैं, TUN माइनस TUN माइनस 1, या फिर चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। राइट? अच्छा मुझे एक बार बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं टोटल यूटिलिटी का और यहां बनाऊं क्वांटिटी का, सो ये ग्राफ ऐसे बने ऐसे बने ऐसे बने, वो बाद में सोचते हैं। ठीक है जी, पहले तो मुझे ये बताओ इसका स्लोप क्या होगा टोटल यूटिलिटी का। मैंने स्टार्टिंग में क्लास में बताया था व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप ऑफ एनी कर्व। स्लोप ऑफ एनी कर्व का मतलब क्या होता है? किसी भी कर्व का इकोनॉमिक्स में स्लोप निकालना है तो क्या तरीका होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? चेंज इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन x एक्सिस। यानी टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप निकालोगे तो y एक्सिस पे क्या है? टोटल यूटिलिटी, और x एक्सिस पे क्या है? क्वांटिटी। और अभी अभी हम पढ़ के आए चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन Q क्या होता है? MU। In other words, I can conclude that MU is nothing but the slope of total utility curve. अगर आपसे कोई पूछे टोटल यूटिलिटी कर्व का स्लोप क्या होता है, आंसर क्या होगा? मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी के साथ क्या घटना घटित हो रही है? वो बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन टोटल यूटिलिटी की शेप कैसी होगी, कन्वेक्स होगी या फिर कनकेव। Convex or concave shape of TU will depend ultimately how MU is behaving, for the simple reason that MU is nothing but the slope of TU curve. तो ये चीज यहां पर लिख लेते हैं, जहां पर MU के बारे में लिखा है ना वहां पे ये चीज लिख लो यहां पर। रिमेंबर MU is slope of TU कर्व। पहले यहां पे फॉर्मूला भी लिख लो, MU इज इक्वल टू चेंज इन TU डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। रिमेंबर MU इज स्लोप ऑफ TU कर्व एंड हेंस slope of TU curve and hence shape of TU curve will depend on MU। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा, हर चीज की अब क्या होती है? यूटिलिटी होती है। हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने बोला है किसी चीज को आप डिमांड तभी करते हो जब उसकी क्या होगी? यूटिलिटी। और यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, उसका यूनिट है यूटिल। और यूटिल को मेजर करने की मेजरिंग रॉड क्या है? मनी। मनी मींस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट रादर देन गो विदाउट इट। इज मनी, जो मनी खुद है, क्या वो भी एज गुड एज ए कमोडिटी है या नहीं है? जो मनी है, पैसा, क्या पैसा भी आप डिमांड करते हो या नहीं करते? यस। क्यों डिमांड करते हो? क्योंकि पैसों से क्या होती है? वांट सेटिस्फाई होती है। अब मुझे बताओ, मनी की भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है या नहीं होती? If you are saying that everything is demanded for a particular reason, that reason is utility, then I think money is also demanded for the simple reason that money is utility. So what do you mean by marginal utility of money? Marginal utility of money क्या होगी? मनी की मार्जिनल यूटिलिटी मतलब द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू विश टू डिराइव फ्रॉम 1 रुपी ऑफ मनी। ये बोल सकता हूं, 1 रुपया खर्च करके जो एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन आप डिराइव करने की कोशिश कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मुझे बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हर किसी के लिए सेम होगी या अलग अलग होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अलग अलग होगी या सेम होगी? अलग अलग। क्यों? क्योंकि हम सबके लिए मनी की इंपॉर्टेंस क्या है? अलग अलग है।
अगर आप अलग अलग लोगों से अलग अलग वैल्यू समझो पैसे की तो अलग अलग मानेंगे। मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, बचपन के अंदर हम सबके पास पॉकेट मनी के, हमारे ओनली सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है? पॉकेट मनी। जब पॉकेट मनी होती है तो हमें मान लो घर से मिले 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए, वट एवर द फिगर इज, लेट अस अज्यूम 500 रुपीज। 500 रुपए मिला, हमें पता है 500 रुपए में गुजारा करना है। उसी 500 रुपए के अंदर मोबाइल का रिचार्ज भी कराना, उसी 500 के अंदर बाइक के अंदर पेट्रोल भी डलवाना है, उसी 500 के अंदर थोड़ी बहुत मूवी देखना, डेट पे जाना, ये सब भी करना है। सो अब मुझे बताओ, उस समय 500 रुपए जब आपकी ओनली मनी इन दी किटी है और आपको कोई कह दे 300 रुपए की मूवी देख के आए, तो आप क्या बोलोगे? आप कहोगे पागल हो गए, मेरी 60% ऑफ द मंथली इनकम तो गई। मेरी मंथली इनकम 500 रुपए है, पॉकेट मनी 500 रुपए मिलती है, 60% तो एक ही दिन में गई मूवी देखने में, तो मैं नहीं चलूंगा। यानी उस समय वो 300 रुपए ज्यादा लग रहे थे, क्योंकि वो हमारा क्या था? 60% ऑफ द टोटल मंथली इनकम। और अब आज सीए कर लिया, मान लो आपने सीए करने का जॉब लग गई, अब 1 लाख रुपए महीना कमाते हो। अब कोई आपसे पूछे 300 रुपए मूवी देखने चले, आप कहोगे चलो टाइम बताओ। तो बेसिकली फर्क क्या आया? आप कहोगे 300 रुपए में डेट पे जा रहा हूं, और क्या चाहिए जीवन में इससे ज्यादा? 300 लाख रुपए कमाता हूं, अचार डालना है, 97,700 रुपए है, 99,700 रुपए है ना। 300 रुपए किस पे खर्च कर लेते हैं? मूवी पे खर्च कर लेते हैं। क्या वो 300 रुपए की यूटिलिटी टाइम के साथ चेंज हुई या नहीं हुई? यस। क्या सेम पर्सन के लिए चेंज हो सकती है? यस। क्या अलग अलग पर्सन के लिए चेंज हो सकती है? यस। आप सुनोगे बड़े बड़े स्टार्स एक अपनी शादी के अंदर एक लहंगे पर, एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। उसने सिर्फ अपनी ड्रेस पे और ज्वेलरी पे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया फिल्म स्टार ने। आजकल बड़े फिल्म स्टार्स की शादियां हो रही है ना, बैक टू बैक हो रही हैं। दीपिका भी गई, प्रियंका भी गई, आलिया भी जाने वाली है। बस आप फिर वही गिनते रहो कि आलिया भट्ट ने लहंगा कितने का खरीदा था। अब यही रह गया जीवन में हमारे, और कुछ नहीं रह गया। और इंसिडेंटली आलिया की एज और मेरी एज भी लगभग सेम ही है मुझे ज्यादा दुख होगा उससे, उसकी भी शादी होगी, मैं रह गया सिर्फ। आलिया भट्ट ने मान लो अपनी शादी पे लहंगा सिलवाना है, उसको फर्क नहीं पड़ता 1 करोड़ रुपए। यानी उसको वो 1 करोड़ रुपए खर्च करते समय द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट शी इज विलिंग टू गेट इज वेरी लेस। ऑन दी अदर हैंड, एक पर्सन को 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए, वो पूरी प्लानिंग कर लेगा लाइफ की। इतने की गाड़ी लेनी है, इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है, इतने का घर खरीदना है, एंड एक्सेट्रा। वो 1 करोड़ के अंदर उसने पूरा जीवन बसा लिया। Can I say marginality of money for both set of people are different? Yes, because the amount of satisfaction that you are willing to derive from 1 crore rupees is different. So ideally तो marginality of money अलग अलग होना चाहिए, but Alfred Marshall का मानना था marginality of money क्या है? Constant है। वो कहता था marginality of money हर किसी के लिए क्या है? सेम है, which is an assumption of this approach and which is also a drawback of this approach. Why this is a drawback? Because marginality is not the same for every consumer. We know, मैंने 2-3 एग्जांपल दिए, ऐसे इनन्यूमरेबल एग्जांपल मैं दे सकता हूं। बट एल्फ्रेड मार्शल का क्या मानना था? अगर आपके लिए 1 रुपए की एक कीमत है और मेरे लिए भी 1 रुपए की कीमत है, तो हम दोनों के लिए कीमत क्या होगी? सेम। इन अदर वर्ड्स वो मान के चलता था हर कंज्यूमर के सोचने का तरीका क्या है? सेम है, which is a drawback। क्यों बोला उसने ऐसा? सोच के बताओ। हमें सुन के लग रहा है कि क्या बकवास एजम्पशन है, उसको नहीं पता था कि ये एजम्पशन बकवास है, बट उसको ये एजम्पशन लेनी पड़ी। काहे? क्यों? क्योंकि उसने क्या बोला? उसने बोला एवरीथिंग हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉल्ड मनी। एंड उसको भी फ्लक्चुएटिंग बोल दिया मैंने, तो क्या होगा? क्या बाकी सबकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा? मैं सारी चीजों की वैल्यू किसके टर्म्स में कैलकुलेट कर रहा हूं? इसके टर्म्स में, मनी के टर्म्स में। और मैं मान लूं कि मनी की मार्जिनलिटी भी ऊपर नीचे जा रही है, फिर तो कभी भी आंसर आएगा ही नहीं। सो आई हैव टू टेक समथिंग एज कांस्टेंट। Whenever I take something as constant, then only I can find out the value of all the other things. So बाकी सबकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या मानना पड़ा? मनी को कांस्टेंट मानना पड़ा। That is the assumption of this approach, that money is the marginality of money is constant in nature. चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब क्या है? एल्फ्रेड मार्शल का कहना था, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको कहूं आपको मैंगो शेक पसंद है, आप कहोगे यस, मगर दिस इज नॉट द सीजन, वो अलग बात है। मैंगो शेक पसंद है हमें। मैंगो शेक में क्या क्या डलता है? मैंगो, मिल्क, शुगर, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, और आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह तुम छोड़ो, शाही भोज नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो 3 बेसिक चीजें, आम, मैंगो, मिल्क और शुगर, तीनों को मिक्स किया जाता है और मैंगो शेक बन जाता है। और उससे आपको पी के क्या मिलती है? यूटिलिटी। मैं आपको क्या कहूं? देखो जी, मेरे पास मिक्सर नहीं है तीनों को मिक्स करने का। ये पकड़ो आम, खाओ पहले इसको, फिर पकड़ो दूध, पी लो इसको, फिर लो चीनी कर लो, और फिर नाचो।
क्या तीनों चीजों को अलग अलग कंज्यूम करने पर आपकी यूटिलिटी सेम आएगी या नहीं आएगी, मुझे बताओ। मैं आपको कहूं तीनों चीजों मिक्स करके दे रहा हूं, उससे जो यूटिलिटी आएगी, या तीनों चीजों को इंडिपेंडेंट दे दूं और उसको कहूं कि अब अपनी यूटिलिटी कैलकुलेट करो, अलग आएगी या नहीं आएगी? अलग आएगी। मैं आपको कहूं खाने के अंदर नमक नहीं है, खाना बिना नमक का खा लो, नमक अलग से दे दूंगा बाद में। कोई आपको रेस्टोरेंट में आपको नमक कम, मैं आपको कहेगा कोई निकल आके ले जाना क्या करोगे? यूटिलिटी सेम आएगी? नहीं। बट एल्फ्रेड मार्शल का क्या मानना था? वो कह रहा था दो चीजों को अलग अलग कंज्यूम करोगे तो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? ऐड। वो मान के चलता है कि हर पर्टिकुलर चीज की यूटिलिटी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। You can consume a particular product, you can consume the other product, and then the utilities of the two products will be combined. In other words, आप दो चीजों को अलग अलग कंज्यूम कर रहे हो या साथ में कंज्यूम कर रहे हो, उनकी यूटिलिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। To rephrase my sentence, he ignored the dependence of products on each other. There are many products जो एक साथ ही कंज्यूम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाय और शुगर एक साथ ही आनी चाहिए। मैंगो शेक में मिल्क और मैंगो और शुगर साथ में ही आनी चाहिए। अगर अलग अलग आएंगी तो उनकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? कम। बट एल्फ्रेड मार्शल का ऐसा मानना नहीं था। वो कहता था टोटल यूटिलिटी व्हिच अ पर्सन गेट्स फ्रॉम द होल कलेक्शन ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय हिम इज सिंपली द सम टोटल ऑफ द सेपरेट यूटिलिटीज ऑफ द गुड। शुगर की अपने आप में यूटिलिटी है, मिल्क की अपने आप में यूटिलिटी है, मैंगो की अपने आप यूटिलिटी है, बट वो जो तीनों कंबाइन हो जाती है उनकी यूटिलिटी अलग ही लेवल पे चली जाती है। एल्फ्रेड मार्शल ऐसा नहीं मानता था, विच इज एन assumption एज वेल एज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस अप्रोच। लास्ट चीज देखो, लास्ट assumption उसकी क्या थी? रैशनैलिटी। वो क्या मान के चल रहा था? कंज्यूमर क्या करेगा? बिहेव हमेशा रैशनल तरीके से करेगा। क्या कंज्यूमर हमेशा रैशनल तरीके से बिहेव करता है? द आंसर इज नो। मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया था फर्स्ट चैप्टर में, फिर से दे रहा हूं। मैं सेम उसके अंदर मॉल के अंदर गया, मैंने एक रिस्ट वॉच देखी, मेरे दिमाग में पहला ट्रिगर क्या किया? ये रिस्ट वॉच मैं कितने की ले लूंगा? 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए से ज्यादा मैं खर्च नहीं करूंगा। वो रिस्ट वॉच निकली 10,000, मतलब 1,10,000 रुपए की। मैंने सोचा था 10,000, निकली कितने की? 1,10,000 की। एज अ रैशनल कंज्यूमर विल आई बाय दैट प्रोडक्ट? नो। एल्फ्रेड मार्शल कहेगा रुको, तुम नहीं खरीदोगे इसको। एल्फ्रेड मार्शल ने मना कर दिया, बट फिर उसने वही किया। वहां के बुक वाले ने, वहां के स्टोर वाले ने मेरे को जाते जाते क्या बोल दिया? तुम्हारे बस की नहीं, ये वॉच मत देखो, तुम्हारे बस की नहीं है। हर्ट क्या हो गई? ईगो। मैंने कहा बेटा अब तो तू पकड़ कार्ड और दे वॉच। मुझे बताओ, एम आई बिहेविंग रैशनली? द आंसर इज नो। So the entire concept of economics will go away as soon as you breach this assumption. तो चाहे ऑर्डिनल अप्रोच हो, कार्डिनल अप्रोच हो, दोनों अप्रोचेस की पहली assumption क्या है? You are dealing with a rational consumer. irrational consumer का कुछ भी नहीं किया जा सकता। एक पर्सन जो इस समय नशे में है, उसका क्या किया जा सकता है? वो तो जो मर्जी करे। आपने कई बार देखोगे गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर देयर आर सो मेनी ईटिंग पॉइंट्स जो रात को चलते हैं। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे भी जाओ, वहां पराठे मिलते हैं, वहां पे गंदी सी मैगी मिलती है, सब मिलती है। और वहां के ना सारी चीजों की एक चीज कॉमन है, 2 चीजें कॉमन है। पहली चीज, वहां का खाना बकवास होता है। बड़ा खाना ऐसा होता है आप खाओगे होश में खा ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपको पता है क्या खिला रहा है यार। वहां पे सिर्फ पहुंच जाते हैं जो होश में नहीं होते जिनको बाद में रियलाइज होता है भूख लग रही है, उस समय उनको कुछ भी खिला दो वो खा जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको गंदा सा पराठा रात को 100 रुपए में सर्व कर दिया जाएगा, आप खुश होकर खा जाओगे। एज अ रैशनल कंज्यूमर कभी भी वो पराठा आप 100 रुपए में नहीं खाओगे, क्योंकि उस समय उनको पता है इकोनॉमिक्स की कौन सी कंडीशन ब्रीच हो गई है। ये पर्सन इस समय रैशनली बिहेव नहीं कर रहा। रैशनली बिहेव नहीं कर रहा तो उसको कुछ मर्जी, कितने मर्जी प्राइस में सर्व कर दो, वो इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं सोचेगा। ठीक है जी, लास्ट में एक बार कवर करते हैं फाइनल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? नाम से पता लग रहा है, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हम पढ़ गए हैं एडिशनल सेटिस्फेक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है जब भी एक कंज्यूमर कंटिन्यूअसली कंजम्पशन करेगा, उसके आने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैंने जो अभी लिया था, आपने जूस का पहला गिलास कंज्यूम करा 20 यूटिल, फिर आपने अगला किया, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सेटिस्फेक्शन आ चुकी थी तो अगले यूटिलिटी कम, फिर यूटिलिटी कम, एक स्टेज ऐसी आएगी यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 0, और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यानी मार्जिनल यूटिलिटी का अगर कर्व बनाना हो तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कैसा बनेगा? मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व में सबसे पहली बात, हम जो डिपेंडेंट, अच्छा जब भी आप ग्राफ बनाओ ना, 2 वेरिएबल होंगे, एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मुझे बताओ यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है? मैथ्स में चैप्टर पढ़ा फंक्शन, 12th में पढ़ा होगा, अभी तो यहां में चलो नहीं पढ़ा। फंक्शन चैप्टर क्या होता है? बेसिकली 2 चीजें होती हैं, एक्स और वाई।
उन दोनों के रिलेशनशिप को पढ़ने को क्या बोलते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स में भी जब भी कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, बेसिकली इट इज अ फंक्शन। यू आर स्टडिंग द रिलेशनशिप ऑफ यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कंजम्पशन ऑफ सर्टेन यूनिट्स। इसका मतलब आप फंक्शन किसका पढ़ रहे हो? यूटिलिटी ऑफ यूटिलिटी और यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन का। मुझे बताओ इस फंक्शन के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है? कौन सी चीज डिपेंडेंट है किस चीज पर? यूटिलिटी यूनिट्स पे डिपेंडेंट है या यूनिट्स यूटिलिटी पे डिपेंडेंट है? हम स्टडी क्या कर रहे हैं? यूटिलिटी। हम स्टडी कर रहे हैं यूटिलिटी कैसे चेंज हो रही है जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ा रहे हो। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है उसकी? यूटिलिटी। डिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर आएगी? वाई एक्सिस पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां पर आएगी? एक्स एक्सिस पे। सिंपल फंडा बता दिया आपको, रटने की जरूरत नहीं है। यूजुअली इकोनॉमिक्स का फंडा है, यूजुअली, अब ज्यादा सोचना मत, इसकी एक्सेप्शन भी बताऊंगा बाद में। यूजुअली इकोनॉमिक्स का फंडा क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल जब भी आप कुछ स्टडी कर रहे होते हो वो कहां जाता है? वाई एक्सिस पे। और इंडिपेंडेंट कहां जाता है? एक्स एक्सिस पे। हमेशा याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहां पर क्या किया? क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स बढ़ाता गया एक्स एक्सिस पे, तो हमने यही पढ़ना है यूटिलिटी कम हो रही होगी ज्यादा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी क्या कहता है? यूटिलिटी कम होगी, तो यानी ये ग्राफ क्या बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्या एक्स एक्सिस को टच करेगा? करेगा या नहीं करेगा? एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है? क्वांटिटी तो है बट यूटिलिटी क्या हो गई है? जीरो। मैंने अभी डिस्कस किया, क्या यूटिलिटी जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती? यस। सो विल इट टच एक्स एक्सिस? यस, बिकॉज यूटिलिटी कैन बी जीरो। क्या ये एक्स एक्सिस से नीचे जाएगा? नीचे जाने का मतलब क्या है? नेगेटिव। क्या यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है? यस। So mu starts from above x-axis, it touches x-axis and goes beyond x-axis. mu नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, mu जीरो भी हो सकती है। वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एज यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, then the amount of marginal utility that you continuously derive that from that product keeps on declining. मुझे बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, समझ में आया? बट ये शेप मैंने वो बनाई जो 12th क्लास में देखने की आदत है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। मैंने चैप्टर नंबर 1 में बताया था स्ट्रेट लाइन के अलावा दो शेप और कौन कौन सी हो सकती हैं? कन्वेक्स और कनकेव। तो मेरा अगला सवाल, 12th में पढ़ के आयो, 2 बार पेपर दे के आयो, मुझे बताओ अगला सवाल, ये कन्वेक्स क्यों नहीं, ये कनकेव क्यों नहीं बना और कन्वेक्स क्यों नहीं बना? ये सीधी लाइन ही क्यों था 12th क्लास में? To rephrase my question, is it necessary that the MU curve will be a downward sloping straight line, or is it possible that it can be downward sloping concave curve and downward sloping convex curve? सोच समझ के आंसर दो। पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। शेप कौन डिटरमिन करता है? शेप कौन डिटरमिन करता है? स्लोप। स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। जरा एमयू का स्लोप देखते हैं। एमयू कर्व का स्लोप क्या है? चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जरा मेरी वो टेबल पे याद करते हैं। वो टेबल मैंने बनाई थी, मैंने कहा था जब मैंने एक यूनिट ऑफ जूस, एक ग्लास ऑफ जूस कंज्यूम किया तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी? 20। 2 यूनिट कंज्यूम करते ही मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई अगले जाने से? 8 या 18 बोली थी? 18। तीसरे वाले के अंदर क्या हुई? 8। 4 के अंदर क्या हुई? 0। और 5th के अंदर क्या हुई? -6। ये मेरी सीक्वेंस थी। मुझे बताओ क्या आपकी भी सीक्वेंस ऐसी चलेगी? यही सेम सोशल एक्सपेरिमेंट आप पे किया जाए, आपको 5 ग्लास ऑफ जूस एक के साथ एक पिलाया जाए, क्या आप भी ऐसे रिएक्ट करोगे या नहीं? हो सकता है आपको पहली बार जूस पीने को मिला है और आप बहुत ही खुश हो गए हो, आपने कहा वाह ऐसा भी कुछ होता है, बहुत मजा आया। 50। आपसे पूछा अगला पियोगे? यस। 48। अगला पियोगे? यस। 45। अगला पियोगे? नहीं। बड़े मूडी किस्म के इंसान हो, आपने कहा ना ना ना, सीधा 0। डिपेंड करता है, हमने पहले पढ़ा है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है। और फिर अगला -25, दे दनादन बाहर, दे दनादन बाहर। हो सकता है या नहीं हो सकता? यस। तीसरा पर्सन होगा, उसकी सीक्वेंस अलग हो सकती है। उसने कहा रोज जूस पीते हैं, हमारे लिए क्या बड़ी बात है जी, ये लो 8। दूसरा अरे पी लेंगे क्या बात है। तीसरा ये लो। चौथा ये लो। पांचवा ये लो। ठीक है जी, वो रोज पीता है जूस। सो क्या यूटिलिटी अलग अलग बिहेव कर सकती है? यस। मुझे बताओ चेंज इन मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट चेंज। यहां पे कितना था? 2। यहां पे कितना था? उसके बाद 10। उसके बाद कितना था? 8। उसके बाद कितना था? 6। दिस इज द चेंज इन एमयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी फॉर फर्स्ट पर्सन। दूसरे पर्सन का 2, 3, सीधा 45, फिर 25। तीसरे का 4, 2, 1, 1।
क्या चेंज इन एमयू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है? यस। सो ये जो एमयू कर्व हम 12th क्लास में पढ़ते थे, इज इट द ओनली काइंड ऑफ शेप एमयू कर्व कैन हैव? द आंसर इज नो. MU curve can be a downward sloping straight line, it can be a downward sloping convex curve, it can be a downward sloping concave curve. What would it depend on? It would depend the manner in which the MU is behaving in response to change in quantity. So law of diminishing marginality सिर्फ इतना बोलता है कि हर इंसान के लिए marginality डिक्लाइन करेगी, वो कभी भी ये नहीं कहता कितनी डिक्लाइन करेगी. कितनी डिक्लाइन करेगी डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. अच्छा, मुझे आज बस मैं आखिरी चीज कर रहा हूं, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं. आखिरी सवाल, एमयू हमेशा ही डिक्लाइन करेगी या कभी ऐसा भी हो सकता है एमयू बढ़ जाए? सोचने के लिए दे दो. अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट कैसे डिराइव होते हैं? मैथमेटिक्स के अंदर आपको याद है बचपन में पढ़ते थे, हर कॉन्सेप्ट के पीछे एक डेरिवेशन होती थी जो हम छोड़ देते थे. फॉर्मूला रटते थे, कहते छोड़ो दिमाग ना खराब करो. डेरिवेशन होती थी मगर बुक के अंदर दे रखी होती थी, वो हम छोड़ते थे. सिमिलरली आपने वो ज्योमेट्री पढ़ी थी, ज्योमेट्री के अंदर ये कहते थे ये वाला एंगल हमेशा इसकी इक्वल होगा, उसकी भी डेरिवेशन होती थी, वो भी हम छोड़ देते थे. यानी मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट के पीछे देयर इज अ डेरिवेशन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, इन इकोनॉमिक्स के लॉ is there a derivation? There are two type of laws in economics. One is any law which has been derived by something and any law which is a observed law. सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको. किसी ने बोला कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन हो जाता है. कहां से पता लगा? सुना होगा बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ बुरा होता है. मैंने तो पहली बार एकता कपूर के सीरियल में देखा था, उससे पहले तो मुझे नहीं पता था. तो मुझे बताओ, ये किसी ने तो सोचा होगा ना. ये पुराने के जमाने के लोगों का ना काम ज्यादा होता नहीं था, बड़े ठंडे होते थे, वो टाइम पास करते थे, ये चीजें करते रहते थे. वेंसडे को ये मत करो, थर्सडे को बाल ना काटो, नेल्स ना काटो. भगवान को बस ये टेंशन है मैं नेल्स कब काट रहा हूं, वही ट्रैक रख रहे हैं भगवान. तो पुराने जमाने के लोग बहुत कुछ बोलते थे ऐसे अलग अलग. तो किसी ने सोचा होगा बिल्ली. अब सोचो किसी इंसान के साथ क्या हुआ होगा. वो एक दिन निकला होगा घर से, बिल्ली, एक काली बिल्ली रास्ता काट गई, उसने इग्नोर किया, अरे क्या फर्क पड़ता है. वो गया, उसका दिन बेकार गया. उसने गाड़ी में गया होगा, रास्ते में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, या ऑफिस गया, बॉस के साथ लड़ाई हो गई, एंड सो ऑन. अगले दिन फिर से काली बिल्ली एकदम रास्ता काट गई, अगले दिन फिर खराब हो गया. तीसरे दिन फिर ऐसे निकला, कोई पर्सनल लड़ाई हो गई, गर्लफ्रेंड उठ के चली गई, एंड सो ऑन, ब्रेकअप हो गया, व्हाटएवर. 3-4 दिन जब लगातार हुआ, उसने क्या बोला? फिर उसने क्या बोला होगा? उसने कहा होगा दिक्कत मेरे में नहीं है, दिक्कत किस में है? बिल्ली में. मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, मेरे में कोई कमी नहीं है. मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इसलिए नहीं छोड़ के गई कि मेरे में कमी है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इसलिए छोड़ के गई है क्योंकि बिल्ली रास्ता काट के गई है. मेरा बॉस इसलिए नहीं परेशान मेरे से कि मेरा काम बेकार है, काम तो मैं बहुत बढ़िया करता हूं, बट ये बिल्ली है. ये ऑब्जर्व्ड लॉ है, डिराइव्ड लॉ है? ये ऑब्जर्व्ड है. वो कह रहा है रोज अ पर्टिकुलर थिंग हैपेंस एंड बिकॉज दैट थिंग हैपेंस मेरा दिन बेकार जाता है. जिस दिन बिल्ली रास्ता नहीं काटती उस दिन बहुत अच्छा जाता है. ये ऑब्जर्व्ड लॉ है. दूसरा होता है डिराइव्ड लॉ, जिसके अंदर आप एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स लेकर उसको एनालाइज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल आपको कोई कहे कि अगर इंडियन ओशन के अंदर विंड स्पीड इस समय इतनी है तो मॉनसून इस समय इतना आएगा. हर बार ऐसी assumption लेते हैं मॉनसून की, आ जाता है ना. वो कैसे निकालते हैं? इंडियन ओशन के ऊपर जो विंड स्पीड होती है, जो वहां पर मॉइस्चर होता है, उसके बेसिस पे वो कर लेते हैं कि इस बार मॉनसून कैसे आने वाला है. इज देयर अ लॉजिकल रिलेशन? यस. इज इट अ डिराइव्ड रिलेशन? यस. दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड लॉज. सो मेरा क्वेश्चन ये है, इकोनॉमिक्स में दो तरह के लॉ होते हैं, ऑब्जर्व्ड लॉ एंड डिराइव्ड लॉ. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, इज इट अ ऑब्जर्व्ड लॉ और इज इट अ डिराइव्ड लॉ? होता क्या है वो तो 12th में पढ़ के आए हो, तभी तो मैं एक्स्ट्रा चीजें पूछ रहा हूं कि कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान में वृद्धि तो हो. ऑब्जर्व्ड लॉ है, डिराइव्ड लॉ है? ऑब्जर्व्ड लॉ. लोगों को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व किया गया, जिसके बेसिस पे ये लॉ बनाया गया है. और जब भी ध्यान देना, ऑब्जर्व्ड लॉ होता है ना, उसकी हमेशा एक्सेप्शंस होती है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करके बनाया गया. क्या हर कोई एक तरह से बिहेव करेगा? द आंसर इज नो. तो मुझे बताओ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कोई एक्सेप्शन बता दो. डिटेल में अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. कोई एक एक्सेप्शन सोच के बताओ. एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा? आप ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो और आपकी यूटिलिटी कम होने की जगह क्या हो रही है? बढ़ रही है. थोड़ा खाने पीने से ऊपर उठ के सोच को, खाने पीने का सोचते रहोगे तो वो कम ही होएगी, क्योंकि पेट है, इंडिया गेट नहीं है ना. तो मुझे बताओ, यूटिलिटी बढ़ेगी कब? सोचो. सुना है वैसे लाइफ में कभी कि लाइफ में वही करना चाहिए जिसका पैशन हो. लाइफ में अगर तुम्हें अपने काम से मोहब्बत हो तो काम नहीं लगता, एंड सो ऑन. ये होता है ना. देयर इज अ रीजन मैं पढ़ा रहा हूं, देयर इज अ रीजन मैं सैटरडे सवेरे उठ के आया हूं, क्योंकि मुझे ये काम करना बहुत अच्छा लगता है. आई ट्रूली बिलीव इन टीचिंग एंड ऑरेटरी, इसलिए मुझे बचपन से शौक था. तो ये काम, मुझे एक बात बताओ, एक क्लास लेता हूं मैं, दूसरी क्लास लेता हूं मैं, तीसरी क्लास, मेरी मार्जिनलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है.
मैं 4 दिन मतलब 1 हफ्ता लगातार ना पढ़ाऊं, मेरे को अजीब सा होने लग जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर कौन सी वाइब्रेशंस आ रही हैं, एनर्जी निकालनी होती है ना, एनर्जी इकट्ठी हो जाती है बहुत सारी। सिमिलरली ऑन अ सीरियस नोट एक एग्जांपल हूं, एक पर्सन को शौक है किसी चीज को इकट्ठा करने का, स्टैम्प्स इकट्ठी करता है या कोई हॉबी है उसकी, जैसे जैसे वो अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा है उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। आपने आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको रीडिंग का बहुत शौक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉवेल्स बुक्स पढ़ते हैं और वो ना एक अलग ही लेवल के क्रेजी होते हैं। उनके कई ऐसे लोग होते हैं पूरे पूरे रूम्स डेडिकेटेड बुक से बने हुए हैं, क्योंकि हर बार जब वो एक नई बुक पढ़ते हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसको गाड़ियों की टॉय कार्स इकट्ठी करनी बहुत पसंद है। वो क्या करता है, जितने भी स्पोर्ट्स कार आती है महंगी महंगी करोड़ रुपए की, उनका एग्जैक्ट रेप्लिका इकट्ठा करता है, मतलब शॉर्ट इतनी बड़ी तक होती हैं बट वो एग्जैक्ट रेप्लिका होती हैं। और रेप्लिका अभी वो मुंबई में रहता है, विरार में टू बी प्रिसाइज। मैं अभी लास्ट ईयर उसके वहां गया था एंड मैंने सिर्फ सुना था उसकी हॉबी के बारे में। मुझे लगा उसने जब बोला ना रेप्लिका, मुझे लगा वो बचपन में हॉट व्हील्स वाली गाड़ी आती है ना, वैसी गाड़ियां इकट्ठी करता होगा, शौक होगा, बचपना नहीं गया बेचारे का। वहां जाके देखा उसने शोकेस में इतनी सारी गाड़ियां रख रखी, मेरे को लगा ठीक है बचपन में दे देते होंगे मैं वो घर। उसने मुझे एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू किया, ये गाड़ी है, ये यहां लॉन्च हुई थी, ये आज की डेट में सिर्फ 5 बनी है, एक उसके पास है। ही हैड द एग्जैक्ट हिस्ट्री, उसका शौक है। मैंने कहा कितने की होगी, कहता 25,000 की। वो इतनी सी गाड़ी जो चलती नहीं है, शोकेस में होती है, वो 25,000 की। फिर मैंने एक एक करके रेट पूछे, हर गाड़ी 10,000, 15,000, 25,000। एग्जैक्ट रेप्लिका बहुत महंगे आते हैं और उनको बेचना खरीदने की लिमिटेड क्लास है, लिमिटेड वेबसाइट्स हैं जहां पर वो बिकती हैं, ठीक है। उसके शोकेस के अंदर जो गाड़ियां पड़ी थी 5.5 लाख की गाड़ियां थी। 5.5 लाख के में असली गाड़ी आ जाए चलने वाली। उसने 5.5 लाख की कलेक्शन करी थी बचपन से लेकर आज तक, ऐसी गाड़ियों की जो चल नहीं सकती, इनको शोकेस में रखा जाता है। शौक है। मुझे बताओ, एवरी टाइम यू बाय द न्यू कार लाइक दैट, उसकी माइनॉरिटी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है। सो इज देयर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनॉरिटी? यस, इन केस ऑफ हॉबीज एंड इन केस ऑफ जो भी चीजों का इंटरेस्ट है आपको उस पर्टिकुलर केस के अंदर होगी। तो अभी आज की क्लास खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है जी।